हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि बीए प्रोग्राम ऑनर्स और सेमेस्टर 6 और 7 दोनों में अवेलेबल है। तो इसके हम आज वन शॉट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो आई थिंक 1 hour 30 minute के कुछ रहेगी। तो इसमें आपके सारे सब कुछ कवर्ड है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पीवाईक्यू पर भी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पेपर का पैटर्न दिखेगा कि कैसे सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। इसमें हमने पूरा सिलेबस कवर्ड किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं हमारे खुद के बनाए हुए हैं, तो ये इनकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको इसके साथ साथ। तो यू कैन सी हेयर एंड अब इसको अब पूरा कंप्लीट देखो और याद करो। हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने हिस्टोरिकल फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी जो बुक है उसकी कंप्लीट वन शॉट रहेगा यूनिट नंबर 1 का। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअली और भी कोई भी वीडियो रेफ़र करनी नहीं पड़ेगी, कोई भी नोट्स वगैरह। वैसे मार्केट में इसकी कोई भी बुक नहीं है अभी तक, DUSOL की भी खुद की बुक मुझे नहीं मिली एंड ना कोई वीडियो मिली जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए हो, जो सारी हिंदी मीडियम की मिली थी। सो आई थॉट कि मैं भी बना लेती हूँ इस पर वीडियो, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नेचर एंड यूनिकनेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री होती है ना उसका नेचर क्या है और उसके यूनिकनेस क्या है, क्या यूनिक है हिस्ट्री में। जैसे पॉलिटी होती है, जियो होती है, तो इन दोनों में जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री में क्या यूनिक है, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो ये बात होती है यूनिकनेस। नेचर मतलब हिस्ट्री का नेचर कैसा है, ये डायनामिक है या फिर कुछ और तरीके से। जैसे हमारा नेचर होता है ना कि ये घमंडी है, ये दयालु पर्सन है, तो ऐसे ही उनका नेचर कैसा है। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ। हमारे पूर्वजों की लाइफ कैसी थी, हमसे पहले जो ह्यूमंस रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, पास्ट जो ह्यूमन लाइफ है उनकी स्टडी करना क्या है हिस्ट्री। ये हेल्प करता है हमको समझने में हाउ पीपल लिव्ड, थॉट एंड चेंज ओवर टाइम। पहले लोग क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, कैसे उनके थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुई। जैसे कि पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन अभी तो लड़कियां स्कूल जाती हैं और वो कॉलेज में भी जाती हैं। तो ये कैसे चेंज हुआ, इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ। हाँ, यहाँ पे क्या है, आपके जो ऑथर्स है ना उनका व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है। आपको हर एक ऑथर का नाम डायरेक्ट लिखना है। और मैंने ये जो नोट्स बनाए ये ज़्यादा डिटेल्ड में भी नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये नोट्स को याद करना है जस्ट। एंड अगर क्वेश्चन सेम आता है तो कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पे। एंड जो इसमें पॉइंट्स है ना उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। आपको डेफिनेशंस का यूज़ करके, अपना खुद का व्यू पॉइंट यूज़ करके उनको एक्सप्लेन करना है, ओके। सो नाउ अभी देखते हैं कि जो ये है ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है। सो नाउ अभी हम देखते हैं कि ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली। सो अकॉर्डिंग टू EH, हिस्ट्री इज़ कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियंस एंड फैक्ट्स। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो कि स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो उनके बीच में और जो फैक्ट्स डेटा होते हैं उनके बीच में जो कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। दिस मीन्स हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट पास्ट इवेंट बट हाउ वी अंडरस्टैंड दैम। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम कैसे उसको समझते हैं और कैसे उसको प्रेजेंट के जो साथ है उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस वो कौन है, ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात एक फैक्ट है जो कि आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये हमारा मीनिंग हो गया। उसके बाद है नेचर, डेफिनेशन जो हिस्टोरियंस ने दी थी। तो EH कार की हमने देख ली, इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अब आगे है हमारी, इन दोनों में से कोई भी मतलब कितनी भी याद करो, आपको कैसे लिखना है। मैंने ये शॉर्ट में लिखी हुई हैं, आपको देखो मैं बताती हूँ कैसे एग्जाम में लिखना है इन डेफिनेशंस को। सबसे पहले आपको ये हेडिंग लिखनी है, डेफिनेशन बाय हिस्टोरियंस। आप साइड में लिख भी सकते हो हु आर द हिस्टोरियंस, ठीक है, दोज हु स्टडी हिस्ट्री। नाउ आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू, जैसे जिसका भी नाम है, लेट्स से इसका EH जो नाम है इसको लिखना है। देन आपको ये कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा। देन लिखना है हिस्ट्री इज़ इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। देन इसको यहाँ से क्लोज करना है। तो ऐसे आपको ये लिखना है, हर एक डेफिनेशन को ऐसे ही लिखना है, ठीक है।
ताकि लगे कि ये हिस्टोरियन ने ही दी थी, आपने खुद मन से नहीं बनाई। ओके, नाउ वी हैव नेचर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का नेचर क्या है? सबसे पहला, हिस्ट्री एज ए सोशल साइंस। तो हम हिस्ट्री कब पढ़ते हैं? एसएस के सब्जेक्ट में, एसएसटी में क्लास में पढ़ते होंगे ना, 9th 10th जो भी था वहाँ पे पढ़ते थे। सोशल साइंस ये तो पता है। हिस्ट्री स्टडी करती है वुमेन की सोसाइटी को, उसको नेचर को नहीं स्टडी करती। वो तो जियो में स्टडी होता है वुमेन का नेचर, लेकिन जब हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो वो हिस्ट्री में होता है। ये डील करती है विद पीपल, देयर एक्शंस एंड उनकी रिलेशनशिप। जैसे कि किंग, कोई भी किंग है, उसने वॉर किया तो वो क्यों किया और क्या क्या उससे चेंजेज आए, तो ये उसको स्टडी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। हिस्ट्री दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? साइंस क्या होता है? जहाँ पे एविडेंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ मोशन है तो उसका क्या है, कोई एविडेंस है ना और मेथड है, तो साइंस होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब एविडेंस देखते हैं और कोई मेथड देखते हैं तो वो साइंस हो जाएगी। हिस्ट्री आर्ट कब होती है? जब हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं, खुद की स्टाइल में समझाते हैं हमें कोई चीज़ कि ये किंग आया, फिर उसके बाद उसका बेटा फिर से किंग बना, देन इसकी लड़ाई हो गई दूसरे किंग के साथ, ऐसे ऐसे करके वो कहानी बना के समझाते हैं हमें। तो हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, वो स्टोरी टेलिंग होती है लॉजिक के साथ, जिसमें हमें लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमें वो स्टोरी समझ में आती है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री एविडेंस पे बेस्ड होती है। हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन सोर्सेज जैसे कि डॉक्यूमेंट राजा महाराजाओं ने जो लिखवाई थी। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पे लिखवाना। जैसे अशोका जो किंग था, जब वो वॉर जीत के आया था ना, तो उसने एक पिलर पे लिखवा दिया था कि इसने ये वॉर जीता है, तो लोग उसको, जैसे कोई राजा, और भी मैं एग्जाम्पल दूँ तो अशोका का ही उसने एक पिलर पे लिखवा दिया था, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, उसने पिलर पे लिखवा दिया था कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये आपको फॉलो करना होगा अगर आप इस जो देश में है रह रहे हो, तो इस राजा के अंडर रह रहे हो तो ये क्या होता है? इंस्क्रिप्शन, जब हम पत्थर पे लिखवा देते हैं। लेटर क्या होते हैं? चिट्ठी। विदाउट एविडेंस हिस्ट्री को लिखा ही नहीं जा सकता, तो वो हिस्ट्री कैसी हुई? उसके बाद है इंटरप्रेटिव नेचर। डिफरेंट हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं सेम इवेंट को डिफरेंटली। इंटरप्रेटिव मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने अगर जैसे कि कोई भी लेट्स से कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप भी थे, आपका फ्रेंड भी था, और भी कुछ लोग थे, तो रिपोर्टर ने आके आपको पूछा कि कैसे हुआ, किसकी गलती है, तो आपने कुछ और चीज़ बताई। देन आपके फ्रेंड से पूछा तो उसने कुछ और चीज़ बताई। देन और किसी से पूछा तो उसने कुछ और चीज़ बताई। तो लेट्स से आप हिस्टोरियंस हो तो आप अलग अलग चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि आपने उस तरीके से सोचा था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंटरप्रेटिव नेचर। उसके बाद है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल, मतलब टाइम बेस्ड है। पहले 1851 में ये चीज़ हुई थी, तो फिर 1852 में ये चीज़ हुई थी। पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर ये सीधा 1892 पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि फिर हमें वो समझ नहीं आएगी कि क्यों हुई ये चीज़ उस टाइम पे। हिस्ट्री स्टडी करती है इवेंट्स को सीक्वेंस में, पास्ट में क्या हुआ, फिर प्रेजेंट पे आएगी, देन हम फ्यूचर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। डायनेमिक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री चेंजेस होती रहती है। अगर हमें जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो कि वहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिलता है, अगर कुछ नई चीज़ वहाँ पे डिस्कवर होगी ना, तो हमारी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि नया एविडेंस मिला है, नया आइडिया है, उससे रिलेटेड जितनी भी चेंज थी सारी चेंजेस होंगी। तो ये डायनामिक सब्जेक्ट है जो कि चेंज होता रहता है, और जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते। उसके बाद है ह्यूमन सेंट्रिक। हिस्ट्री स्टडी करती है डेवलपमेंट, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और उसके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन होता है हिस्ट्री। क्या डेवलपमेंट हुए थे, क्या स्ट्रगल्स फेस किए, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हुई थी, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल, क्या फेलियर्स आए थे, इसी को सब जलियांवाला बाग वाला हो गया यहाँ पे फेलियर्स, जिसको हम ब्लैक डे बनाते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये स्टडी करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसी में, अभी एक सेकेंड, हाँ, नेचर वी हैव डन, मीनिंग वी हैव डन, एंड देन यूनिकनेस ऑफ हिस्ट्री। तो अभी इसी को करते हैं, यूनिकनेस ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री यूनिक क्यों है? जैसे पॉलिटी भी तो हम पढ़ते हैं, जियो भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम वो भी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री उन सबसे अलग क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, लिंक बिटवीन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ जोड़ता है, तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें जोड़ता है इनके साथ। हिस्ट्री कनेक्ट करता है पास्ट एक्सपीरियंस को प्रेजेंट कंडीशन फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ। पास्ट में जो हमने चीज़ें वो झेली थी उनको प्रेजेंट कंडीशन के साथ कि आज क्यों हो रहा है ये चीज़, और फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है, तो पहले से हम वहाँ पे ध्यान रखेंगे, सावधानी बरतेंगे। अब ह्यूमन सेंट्रिक डिसिप्लिन है, फोकस करता है ह्यूमन की लाइफ, एक्शंस, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्ट्रगल, फेलियर, इन सब पे। यूज़ ऑफ डाइवर्स सोर्सेज, यहाँ पे रिटर्न, ओरल, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो कि हमारी हिस्टोरिकल जो नॉलेज है उनको इंक्रीज करते हैं। सब्जेक्टिव येट ऑब्जेक्टिव।
हिस्ट्री बेस्ड है फैक्ट्स पे, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन है। सब अपने सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हो। जैसे मैंने एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लिया था, तो आप अलग चीज़ सोच रहे थे, आपका फ्रेंड कुछ और सोच रहा था उसके बारे में। तो सबकी अपनी अपनी जो सब्जेक्टिविटी है किसी चीज़ के बारे में वो डिफरेंट है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में भी हिस्टोरियंस की जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग है। तो हिस्ट्री क्या हो गया? सब्जेक्टिव भी सब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया। ऑब्जेक्टिव कैसे? इसमें डेटा है, फैक्ट है। हमें आपने सुना होगा आज आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब एमसीक्यू टेस्ट है, टिक मार्क लगाना है आपको। तो वैसे ही अगर आपको फैक्ट पता होगा तो आप टिक मार्क लगा दोगे आराम से, लेकिन अगर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं पता होगा तो आप लिखने वाला पेपर कैसे करोगे? ठीक है, तो ऐसे है। फिर है डिपेंडेंस ऑन हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव। हिस्टोरियंस क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर है कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन। हिस्ट्री अभी तक फाइनल नहीं हुई है, बार बार कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है। यहाँ पे हमने देखा था ना, ये डायनेमिक है। अभी अगर कुछ भी नया चीज़ मिल गई, कहीं पे भी डिस्कवर हो गई नई चीज़, लेट्स से कुछ भी हम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ पुरानी चीज़ मिलती है, तो वो हिस्टोरियंस को उनके बारे में पता चलता है, तो वो फिर से हिस्ट्री बना देंगे उसके ऊपर। तो ये कंसिस्टेंटली दोबारा से लिखते रहते हैं। देन इसमें नेक्स्ट था इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री की आज की लाइफ में। तो एक तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी सेल्फ जो नॉलेज है और आइडेंटिटी है वो इंक्रीज होती है। हिस्ट्री हेल्प करती है हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने में, अलाउ करती है हमें कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज हमारी सोसाइटी है, आज हमारा जो कल्चर है वो कैसे आया। पहले ही गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन आज सारी गर्ल्स स्कूल जाते हैं। कुछ एक दो विलेज होगा जहाँ पे गर्ल्स नहीं जाती, लेकिन अप्रोक्स सभी जाते हैं। तो ये कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे हम लोग गए, क्या फ्रीडम स्ट्रगल्स यहाँ पे हमारे रहे, तो ये हिस्ट्री हेल्प करता है हमें समझने में। अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज, जैसे पहले घूंघट होता था, आज नहीं रहता, वो अप्रोक्स कोई भी नहीं रखता। तो कैसे ये सोसाइटी में चेंज आए, तो इनको समझने के लिए सोसाइटी में पहले भेदभाव होता था रिलीजन के बेसिस पे, कि कोई भी दूसरी SC ST में है, अगर वो ब्राह्मण के घर पानी पी भी लिया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, सबको पता है। वैसे आज भी होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले थी। इकोनॉमी में पहले रिच ओनर्स होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, फिर वो पैसा भी लेते थे। मतलब आप सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, मूवीज़, उन सब में ये दिखाते हैं। पॉलिटिशियंस आज भी करप्टेड हैं। कल्चर हमारा चेंज होता जा रहा है, इंडियन कल्चर वेस्टर्न आ गया, फिर और कल्चर आ गया। तो ऐसे हमें हेल्प करता है समझने में कि कैसे सोशल चेंजेस हो रहे हैं। गाइडेंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में हम लेट्स से अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, ओके। सो अभी वो आया था, हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, हमें कुछ उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है, तो अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है ना कोई कुछ हो सकता है ऐसा, तो हम प्रेजेंट में आज उसके बारे में अवेयर हैं, और फ्यूचर में हम उसकी प्लानिंग पहले से कर लेंगे। हिस्ट्री हेल्प करती है हमें प्लानिंग करने में फ्यूचर के लिए, और हमें प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी कि हम हमारी सक्सेस और फेलियर से सीख सकते हैं। पास्ट में जैसे कि आप अगर सेमेस्टर 2 में कोई फेल हो गया, तो वो सीख सकता है कि मैं फेल होया हूँ, अगर मैं फेल होया हूँ तो क्यों, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, ये पास्ट है हमारा, मिस्टेक की, अब मैंने उनको ठीक किया और मैं पास हो गया। तो ऐसा डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो उससे आपको समझ आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उसके मेन जो मुद्दे थे वो क्या थे। सॉरी, मैं ये बार बार रुपी का सिंबल क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो उनका क्या क्या पीछे के कारण थे, कोजेज़ थे, और इससे हमें गाइडेंस लेने में हेल्प करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आप फेल हुए हो तो क्यों हुए हो, उसके क्या क्या रीज़न थे, और अभी आप वो जो मिस्टेक्स हैं दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो उनके स्कोप क्या है, कहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, पहले तो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड थीम्स दैट हिस्ट्री कवर्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हिस्ट्री कवर करती है। ओवर टाइम ये स्कोप एक्सपेंड हुआ है, पॉलिटिकल इवेंट्स भी आ गई इसमें, सारे एस्पेक्ट आ गए ह्यूमन लाइफ के। तो हम देखेंगे पहले कैसे पढ़ते थे हम लोग, फिर हम कैसे दूसरी पे शिफ्ट हुए, फिर आज हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, उससे भी पहले पास्ट। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया है, ये ट्रेडिशनल थॉट, ये मॉडर्न, एंड अभी फ़िलहाल जेनजी वाला जो चल रहा है, जो हमको बोलते हैं न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी वो भी पढ़ना है। तो अभी बात करें ट्रेडिशनल की, तो उसमें आती है 2 हिस्ट्री,
पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमी हिस्ट्री। पहले हम हिस्ट्री को पढ़ते थे ना, तो हम दो चीज़ों के बारे में सोचते थे जब हिस्ट्री पढ़ते थे। एक तो हिस्ट्री होती है पॉलिटिकल, दूसरी होती है इकोनॉमिकल। तीसरी हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पता था, ठीक है। अगर हम किसी राजा के बारे में पहले पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, किंग के बारे में, कि एक तो उसकी पॉलिटी कैसी है, उसके पास कितना पैसा है, सॉरी उसकी इकोनॉमी कैसी है, और एक उसके पास कितनी जगह है, वो क्या करता है, कैसे उसकी पॉलिटिक्स चल रही हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। आज हम देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, तो सब कुछ देखते हैं आज हम। पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंक्लूड होता है स्टडी ऑफ किंग्स, रूलर्स, डायनेस्टीज़, वॉर, एडमिनिस्ट्रेशंस। किंग्स का सभी को पता है, रूलर्स का पता है, डायनेस्टी का मतलब आज आप रूल कर रहे हो, कल मतलब पहले आपके दादा रूल करते थे, देन आपके पापा, देन आप, देन नेक्स्ट जनरेशन, तो ऐसे जो रूल चलता रहता है एक ही फैमिली का, तो उसी को बोलते हैं डायनेस्टीज़। वॉर युद्ध, एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पे कैसे काम चल रहा है। ट्रेडिशनल हिस्ट्री फोकस करती थी पॉलिटिकल इवेंट्स में, जैसे कि अगर हम बात करें स्टडी ऑफ मुगल एम्पायर, फोकस करता था कि वहाँ का रूलर कैसा है, लाइक अकबर और औरंगजेब, और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, पहले ये चीज़ देखते थे पॉलिटिकल हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री में देखते थे वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड टैक्सेशन। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, ट्रेड मतलब व्यापार बिजनेस, इंडस्ट्री मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन, और टैक्सेशन मतलब टैक्स की पॉलिसीज़ क्या है, पहले ये पढ़ते थे इकोनॉमी हिस्ट्री में। और पॉलिटिकल में स्टडी ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल हेल्प करता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को समझने में, तो ये दो चीज़ पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा चेंजमेंट हुआ, तो हमने मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ठीक है। 4 टाइप की हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें सोशल हिस्ट्री फोकस करती थी एवरीडे लाइफ, वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कैसी है, वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट, क्लास, जेंडर, किस बेसिस पे वहाँ पे लोग डिवाइड है, वहाँ का रिलेशंस कैसा है एक दूसरे के बीच में, जो साधारण जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। उसके एलिट्स पे फोकस नहीं करते थे कि वो कितने गरीब अमीर हैं, हम फोकस करते थे कि वो ऑर्डिनरी पीपल कैसे रहते थे। एलिट्स मतलब कि रिच लोग के सिर्फ बारे में, उनके बारे में सोचना, जो ऑर्डिनरी साधारण लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनके बारे में ना सोचना। तो हम लोग आज के ज़माने में दोनों के बारे में सोचते हैं, इनके बारे में भी, इनके बारे में भी। कल्चरल हिस्ट्री हमें हेल्प करती है समझने में आर्ट, लिटरेचर, उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम्स, एंड ये हेल्प करता है हमें समझने में बिलीफ और वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, उस टाइम पे लोग क्या मानते थे, क्या सोचते थे, ये सब पे। इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ये समझने में हेल्प करता है कि लोगों के क्या आइडियाज़ थे, फिलोसफीज़ थी एंड आइडियोलॉजीज़ थी। जैसे कि बुद्धिज़्म, बुद्धा के क्या आइडिया थे कि कभी भी वायलेंस मत करो, झूठ मत बोलो, ये सब आइडिया, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में क्या होता है कि लोगों का जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका नेचर के साथ कैसा रिलेशन था, क्या कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ उस टाइम पे भी होती थी जो कि अफेक्ट करती थी इन्वायरमेंट को, तो कैसा रिलेशन था। पहले क्या होता था, अगर लोग फॉरेस्ट को कट भी कर रहे हैं, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए, तो वो नए पेड़ लगाते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत कम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिलेशन। अभी आज की हिस्ट्री, जेन जी वाली स्टाइल की हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सबसे पहले इसमें है माइक्रो हिस्ट्री, दूसरी है सब बेल्ट्रन हिस्ट्री एंड देन ग्लोबल हिस्ट्री। माइक्रो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल कम्युनिटीज़ और स्पेसिफिक इवेंट्स इन डिटेल। जो स्मॉल कम्युनिटीज़ थी वो कैसे रहती थी, और स्पेसिफिक इवेंट्स कुछ डिटेल में, जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी की जो इवेंट हुई थी वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, जलियांवाला बाग, ये ऐसी इवेंट्स। सब लेटरन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप, जैसे पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेंस, जिनको पहले इग्नोर किया जाता था। वुमेन्स पहले काम नहीं करती थी ना, पढ़ने वगैरह का काम नहीं करती थी, उनको इग्नोर किया जाता था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी कुछ ऐसी लड़कियां होती थी जो पढ़ाई करती थी, तो उनको पढ़ना होता है। देन ग्लोबल हिस्ट्री में हम फोकस करते हैं कि डिफरेंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में ये चल रहा था तो दूसरी कंट्रीज़ में क्या चल रहा था, ठीक है। तो हमने देख लिया स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ हिस्ट्री इज़ व्यूड एज बोथ आर्ट एंड साइंस। हिस्ट्री को हम आर्ट और साइंस की तरफ से कैसे देखते हैं। 20 मिनट्स हो चुकी हैं, अभी 2 क्वेश्चंस रहते हैं आई थिंक।
तो हिस्ट्री इज़ यूनिक डिसिप्लिन बिकॉज इट डज नॉट फिट कम्प्लीटली इनटू आइदर साइंस आर्ट। हिस्ट्री यूनिक है, ना तो वो पूरी कंप्लीट साइंस है ना वो कंप्लीट आर्ट है, ठीक है। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों का कम्बिनेशन है, कुछ इसमें साइंस है कुछ इसमें आर्ट है, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है कलेक्ट करने के लिए एविडेंसेस को और एनालाइज करते हैं फैक्ट्स को कि ये चीज़ हुई तो क्या हुई और क्यों हुई, तो ये क्या हो गया, साइंस होगी। लेकिन इसमें फिर एक स्किल्स भी इन्वॉल्व होती है जो कि प्रेजेंट करती है। आज हमारे पास बुक्स हैं उसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो हिस्टोरियंस ने जब ये बुक लिखी थी तो वो एक तरीके से लिखी थी कि 1851 में ये चीज़ हुई है, देन 1852 में ये नहीं लिखा कि पहले 1852 में ये चीज़ हुई है फिर 1851 में। तो उन्होंने एक ऑर्डर में लिखी थी चीज़ें, तो वो भी प्रेजेंट करना वो क्या है, एक कला है उनकी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये हिस्ट्री आर्ट भी होती है एंड अलोंग विद दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज साइंस एज वेल, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है आपको भी। हिस्ट्री अब देखते हैं कि साइंस है कैसे। हिस्ट्री कंसीडर किया जाता है साइंस को बिकॉज इसमें सिस्टमेटिक और लॉजिकल मेथड स्टडी इन्वॉल्व होते हैं पास्ट को समझने के लिए। सबसे पहला मेथड यूज़ ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट्स। तो देखो हिस्ट्री बेस्ड होती है रिलायबल एविडेंसेस पे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन। मैंने अभी बताया था कि रूलर्स जो होते थे वो पिलर्स पे लिखवा देते थे, तो ये इंस्क्रिप्शन होता है। डॉक्यूमेंट्स में जो कि लाइब्रेरी में सेव्ड होते हैं। कोइंस पे, वहाँ पे पहले कोइंस इशू किए जाते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब, मैन्यू मतलब होता है पाम की लीफ पे लिखना, पत्तों पे लिखना। स्क्रिप्ट्स मतलब राइटिंग। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, आज भी कुछ चीज़ें हैं जो रिमेनिंग पड़ी हैं। हिस्टोरियंस इमेजिनेशन पे डिपेंड नहीं करते, देखो वो इमेजिन नहीं करते लेकिन वो वेरीफाइबल सोर्सेज देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन है, डॉक्यूमेंट्स में ये है, कोइंस में ये है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे ये चीज़ है, तो हम इसको हिस्ट्री मान सकते हैं। अभी बात करें हम एग्जांपल की, तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड है किस पे, फाइंडिंग्स पे। वहाँ पे हमें सील्स मिली थी, पोट्री मिली थी, अर्बन रिमेन्स मिले थे। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी इसके बारे में, बस आप इतना समझ लो बहुत है, क्योंकि इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री को क्यों साइंस कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि सिस्टमेटिक मेथड ऑफ स्टडी है। हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो फॉलो करती है एक प्रॉपर मेथड, तो वो एक प्रॉपर मेथड फॉलो करती है। कैसे, पहले हम कलेक्ट करते हैं सोर्सेज को। अब सोर्स कलेक्ट कर लें, अब उसको हम वेरीफाई करेंगे हमारे सोर्सेज को कि ये सही है गलत है दूसरे अलग अलग चीज़ों से। जैसे हमने रामायण की बुक पढ़ी तो अभी दूसरी भगवत गीता या फिर उस टाइम पे क्या क्या लड़ाइयाँ हो रही थी और क्या क्या चल रहे थे उनकी भी पढ़ेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हमने कलेक्ट कर लिया सोर्स, देन वेरीफाई कर लिया, देन हम क्लासीफाई करेंगे, देन इंटरप्रिटेशन। सारे हिस्टोरियंस बैठेंगे और उनको अपने अपने व्यू पॉइंट देंगे कि भाई अगर जैसे मैंने बताया था एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों से पूछा, आपके दोस्त ने कुछ और बताया, आपने कुछ और, दूसरे ने कुछ और, तो ऐसे ही हिस्टोरियन से हम पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपकी इस पर क्या राय है, वो बताएगा, दूसरा हिस्टोरियन कुछ और बताएगा, तो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये हिस्ट्री को बनाता है एक स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन, जैसे कि साइंस में होता है, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे ने दे दिया, देन दूसरा लॉ आ गया, तो ऐसे। देन आता है थर्ड, क्यों साइंस कंसीडर करते हैं, बिकॉज ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोर्स। सोर्स ऐसा नहीं हमने एक बार देख लिया और एनालाइज करते हैं, अब बहुत ज़्यादा तरीके से सोर्स को एनालाइज करते हैं। ऑथेंटिसिटी देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से कंपेयर करते हैं किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच। हिस्ट्री ट्राइज टू बी ऑब्जेक्टिव बाय रिड्यूसिंग पर्सनल बाइज एंड फोकसिंग ऑन एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। जब भी कोई कंक्लूजन आता है तो उसमें हम एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन लेके आते हैं। हिस्टोरियंस वो ये नहीं देखते कि अगर आपके दोस्त ने ये सोचा, जैसे मीडिया में होता है ना, आपके दोस्त ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने कहा, लेकिन मीडिया वाले रिपोर्टर वही बोलेंगे जो उनको बोलना है। तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो आपकी बात पे फिर भी फोकस नहीं करेंगे, दे विल से वट एवर दे वांट टू से, ओके, वो आपकी बात पे फोकस नहीं करेंगे। देन है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लाइक साइंस हिस्ट्री स्टडी करती है कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो क्यों हुआ था, तो उसके पीछे का कारण, और उसके पीछे का कारण हमने पढ़ लिया, कोजिज क्या है, और अब अगर वो हो गया है तो उसके आगे का क्या कारण है, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो क्यों हुआ था, और अब आगे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल फैक्टर्स हो। उसके बाद हमने देखा हिस्ट्री एज ए साइंस। अब नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाई वी कंसीडर हिस्ट्री एज आर्ट, ओके। तो हिस्ट्री इज़ कंसिडर एज आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, इमेजिनेशन एंड प्रेजेंटेशन। देखो आर्ट क्या होती है, कला किसी भी चीज़ की,
मैंने ये नोट्स बनाए तो ये मेरी आर्ट है, मैंने कैसे इन सबको लिखा है ताकि आप सबको समझ आए, कैसे इनको डेकोरेट किया। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया बट किया है थोड़ा बहुत। तो मैंने उनको इमेजिनेशन किया है कि मैं कैसे लिख सकती हूँ इन नोट्स को और अच्छे से कैसे बना सकती हूँ। प्रेजेंट मैंने किया है कि मैं पॉइंट्स में बना दूँ इनको। इंटरप्रिटेशन मेरी इन्वॉल्व है कि मैंने इस चीज़ को कैसे सोचा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। वैसे ही हिस्टोरियंस भी सोचते हैं जब वो कोई बुक लिखते हैं, किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। नैरेटिव एंड राइटिंग स्टाइल, हिस्टोरियंस जो फैक्ट हैं उनको कैसे बताते हैं स्टोरी के फॉर्म में, कि ये रूलर, ये किंग आया था, फिर इसका वॉर क्या हुआ, इसने क्या क्या लड़ाइयाँ की, फिर ये किस किस में जीता और किस में हारा ये, ठीक है। तो देखो अभी बात करें, सीधा ये तो नहीं बता सकते थे कि ये वॉर हुआ, इसमें ये किंग था, ऐसा नहीं बताते। क्यों? क्योंकि फिर उसके बारे में और भी चीज़ें पढ़नी थी, उसकी सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, इन सब चीज़ों के पढ़ने के लिए सीधा हम वॉर पे नहीं जा सकते। पहले हमें किंग के बारे में समझना होगा कि वो कैसा किंग था, अगर वो लूज़ किया तो क्यों वो दमदार किंग नहीं था, इसलिए। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स पढ़ने से सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, हिस्टोरियंस को इंटरप्रेट करना होता है, उनके अंदर समझना होता है उन फैक्ट्स को, उनको बारे में बता। एक्सीडेंट देख लिया उससे नहीं पता चलता क्या हुआ, हमें समझना भी होता है क्या चीज़ हुई और क्यों हुई वहाँ पे। अब किसी बच्चे से पूछेंगे एक्सीडेंट क्यों हुआ तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर हम वहाँ बड़े से पूछेंगे, उसके एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो वो बता पाएगा बेस्ड ऑन देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनकी थिंकिंग ऐसी है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, सोशल चेंज और इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो वो हिस्टोरियंस कैसे देखते हैं कि उससे क्या हुआ था, एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया था, दूसरा सोशल चेंज आया था और इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, ठीक है। तो ये हिस्टोरियंस सोचते हैं। यूज़ ऑफ इमेजिनेशन कंट्रोल्ड, आप ज़्यादा इमोशंस वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हिस्टोरियंस इमोशंस यूज़ करते हैं टू कनेक्ट फैक्ट्स एंड फिल गैप्स इन एविडेंसेस। बट ये जो इमेजिनेशन है ये सपोर्टिव होती है, सपोर्टेड होती है बाय एविडेंसेस। कौन सपोर्ट करते हैं इनको? एविडेंस, मतलब जो फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं इनको। इमोशनल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट, हिस्ट्री हमारे जो इमोशंस है, स्ट्रगल, एक्सपीरियंसेस, उन सब पे फोकस करते हैं, फेलियर्स पे, ठीक है। तो ये उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वैरायटी इन इंटरप्रिटेशन, अभी बताया था कि आप कुछ और बताओगे, आपके कुछ दोस्त और बताएंगे, तो डिफरेंट हिस्टोरियंस प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नैरेटिव्स सेम इवेंट का। आपका पर्सपेक्टिव अलग है ना, साफ सी बात है, आपका व्यू पॉइंट अलग है, तो इस पर आप कुछ और कहानी बना सकते हो। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें है ना हमारे कुछ आर्ट के फीचर हैं और कुछ साइंस के फीचर, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी देखते हैं कौन कौन से फीचर हैं। तो हिस्ट्री ना तो प्योर साइंस है ना प्योर आर्ट है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का, ठीक है। जैसे साइंस में हम मेथड, एविडेंस और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, आर्ट में हम इंटरप्रिटेशन, नैरेटिव, एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं। तो इन हिस्ट्री के अंदर हम इन छः पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया और चीज़ों का, ठीक है। जैसे कि वाइल स्टडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो क्रांति थी उसको समझ, जो गदर हुई थी उसको समझने के लिए हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए, लोगों से पूछा साइंटिफिकली, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन किया, ये डिपेंड करता है हिस्टोरियंस ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, क्यों हुआ था ये उन्होंने बताया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव अफेक्ट हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी मतलब समझ लो आप बुक हिस्ट्री की, और हिस्टोरियन मतलब जो कि स्टडी करता है हिस्ट्री, स्टडी ऑफ पास्ट या फिर हिस्ट्री, उनका जो पर्सपेक्टिव, उनका सोचने का तरीका, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उनके सोचने का तरीका कैसे हिस्ट्री की बुक को डिफरेंट बनाता है। तो हिस्ट्रोग्राफी मतलब होता है राइटिंग ए बुक, राइटिंग हिस्ट्री मतलब बुक हो गया कि हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं। ये फिक्स नहीं होता, बिकॉज कोई भी हिस्टोरियंस है वो अलग तरीके से लिखेगा, दूसरा वही चीज़ को अलग तरीके से लिखेगा। क्यों अलग अलग लिखते हैं? क्यों भाई, उनकी खुद की भी सोचने की क्षमता है, वो भी तो अलग है, देयर पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनकी जो हिस्ट्री है इसी कारण से वो डिफरेंट होती है। सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सबसे पहले ये है प्रोसीजर, हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQ में, सो इट इज़ मस्ट टू डू, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सबसे पहले आप फैक्ट सेलेक्ट करो। हिस्टोरियंस जो होते हैं डू नॉट राइट एवरीथिंग फ्रॉम पास्ट, सब चीज़ें पास्ट से नहीं लिखते, वो चूज़ करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हमें लिखना होगा। फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, जैसे रिवोल्ट हुआ था
1857 का। तो उन्होंने 1856 में जो चीज़ हुई वो नहीं लिखी होगी, उन्होंने फोकस किया होगा 1857 पे, ठीक है। डिफरेंट हिस्टोरियंस चूज डिफरेंट इवेंट, सब एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करें, किसी ने ये लिखा होगा, किसी ने जो और चीज़ें हुई हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किसी ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा होगा, तो सबने अपने अपने अलग चीज़ों पर लिखा होगा। फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, द सेम इवेंट, अगर हमने सेम इवेंट ले ली, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 लिख लिया, तो कोई उसका कुछ और मतलब बताएगा, कोई कुछ और। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे हिस्टोरियन, ब्रिटिश के जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, वो बताते थे ये इम्यूनिटी है, मतलब सोल्जर्स ने वॉर कर दिया था एकदम। और इंडियंस के थे, वो बताते हैं ये फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का, हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए ये पहला वॉर था जो हमने लड़ा था, ठीक है। तो ब्रिटिश वाले कुछ और बता रहे हैं, हमारे वाले कुछ और बता रहे हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड बिलीफ, हिस्टोरियंस आर इन्फ्लुएंस बाय देयर आइडियोलॉजी, कोई नेशनलिज्म को फोकस करता है, कोई मार्क्सिज्म को, कोई फेमिनिज्म को। अब नेशनलिज्म देशवादी, फेमिनिज्म फीमेलवादी, जो भी फीमेल पे फोकस करते हैं ज़्यादा लोग, मतलब फेमिनिस्ट होते हैं वो, तो उनकी राइटिंग चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उनके आइडिया पे। अगर कोई जो नेशनलिज्म पे फोकस करता है तो वो उस पर फोकस करके वो बात कहेगा। जैसे वॉर हुआ था तो ये हमारा फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, हाँ वो ये कहेगा। अगर कोई महात्मा गांधी के लिए बात करता है तो वो म्यूट नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस पे फोकस करते थे, ठीक है, तो इसलिए। चेंजिंग इन हिस्ट्री राइटिंग, अर्लियर हिस्टोरियंस रोट ओनली अबाउट किंग्स और वॉर, पहले सिर्फ हिस्टोरियंस किसके बारे में लिखते थे कि ये राजा था, ये इसने लड़ाई की थी। अभी नाउ हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं कॉमन पीपल की, वुमेन्स की और सोसाइटी की उस टाइम पे कैसी थी। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा वर्जन्स है हिस्ट्री के। बिकॉज ऑफ डिफरेंट परस्पेक्टिव देयर इज़ नॉट जस्ट वन हिस्ट्री बट मैनी वर्जन्स ऑफ सेम इवेंट। अभी अगर मैं बताऊँ आज का जो यूनिवर्स है ये कैसे बना, ठीक है, तो एक बिग बैंग थ्योरी है, उससे ये यूनिवर्स बना था, ये बात सबको पता है, ठीक है, ये मानी हुई बात है। लेकिन वहाँ पे ये बिग बैंग थ्योरी आई कैसे, वहाँ पे स्पेस कैसे आया, तो कुछ लोग कुछ बताते हैं एंड देन कुछ बताते हैं। तो हिस्ट्री सिर्फ एक नहीं है, नॉट ओनली वन, सब लोगों की अलग अलग है, बहुत ज़्यादा वर्जन है ऑफ सेम इवेंट। जैसे कि एक कोई भी सीरियल होता है ना, उसके सेम के बहुत ज़्यादा वर्जन आते हैं। लेट्स से बिग बॉस 1 to 1918 ऐसे सीजन्स आते हैं ना, वैसे ही हिस्ट्री के भी अलग अलग वर्जन होते हैं। ये हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये चेंज करता है हाउ हिस्ट्री इज सेलेक्टेड, एक्सप्लेन्ड एंड रिटन, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं, देन क्या एक्सप्लेन किया और क्या लिखा उस बुक में। इसीलिए हिस्टोग्राफी इस फिक्स नहीं होती, ये चेंज करती रहती है ओवर द टाइम। नए हिस्टोरियंस आएंगे तो नई तरीके से लिखेंगे। और मैंने पहले बताया हिस्टोग्राफी क्या होता है, राइटिंग करना हिस्ट्री की, बुक लिखना हिस्ट्री की, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल because it's free. I come up with new videos every Tuesday. तो आज हम करने वाले हैं, पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड देयर यूज़ और लिमिटेशन। और इसी से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का, डिस्कस द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड देयर यूज़ एंड लिमिटेशन इन डिटेल्स। डिटो हमारा जो सिलेबस है उसी की लाइन उठा के क्वेश्चन में डाल दी गई थी, तो इसीलिए कहती हूँ मैं हमेशा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। जो भी गाइडलाइंस आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की या जो भी सिलेबस होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हमेशा सिलेबस को अपने पास रखो, देन जो भी पढ़ना हो वो पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। तो आज हम इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही इस जो सारी यूनिट है इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है। और एक और बात, जब मैं पढ़ाती हूँ ना तब मैं ये सोच के चलती हूँ कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसको मतलब उसका कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं है, उसको कुछ भी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तभी मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि हिस्टोरिकल सोर्सेज होते क्या है ना। तो इसकी बजाय मैं बता सकती थी कि डायरेक्ट टाइप क्या होते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के। तो मुझे लगता है पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको यहाँ पे रटाफिकेशन नहीं करना है, बिल्कुल भी डायरेक्ट याद नहीं करना है। जो भी चीज़ें समझ आ रही हैं उनको मेमोराइज़ करो एंड देन एग्ज़ाम में आउटपुट निकालो, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज फाउंडेशन है हिस्टोरिकल राइटिंग के। जो हिस्ट्री राइटिंग करते हैं उनमें जो चीज़ें लिखते हैं उसका जो फाउंडेशन होता है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेज। आप अपने पेपर में कुछ लिखोगे, ठीक है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, ये हिस्टोरिकल सोर्सेज, ये वन शॉट क्लासेस, तो ये क्या है आपके लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है। दे प्रोवाइड एविडेंस अबाउट पास्ट, ये आपको प्रोवाइड करते हैं एविडेंस, प्रूफ पास्ट के बारे में। विदाउट सोर्सेज हिस्ट्री कैन नॉट बी रिकन्स्ट्रक्टेड, बिना सोर्सेज के हिस्ट्री को हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा क्या हुआ था, और अगर ये पता है कि क्या हुआ था उसका प्रूफ नहीं है तो हम लोगों को कैसे बताएंगे, ठीक है। विदाउट प्रूफ तो कोई कुछ मानता नहीं है।
हिस्टोरियंस जो कि स्टडी करते हैं हिस्ट्री की और लिखते हैं बुक्स हिस्ट्री के बारे में, डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज पे, बट ईच सोर्स हैज़ इट्स ओन यूज़फुलनेस एंड लिमिटेशन। लेकिन जो भी सोर्स होता है उसकी खुद की कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, जैसे आपको जल्दी याद हो जाते हैं, किसी के नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, उसको याद हो, एक बार अभी पढ़ लिया याद हो गया, फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा बिकॉज रिविजन नहीं करता। तो आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं। वैसे ही सोर्सेज के भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं एंड देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन देम एज वेल। तो इसीलिए हिस्टोरियंस को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ सोर्सेज। तो देखो, सोर्सेज के दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेज, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहले और सेकेंडरी मतलब बाद में। आप इतना सिंपल सा समझो, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी बाद में, ठीक है। तो टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? ओरिजिनल मटेरियल क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवेंट बीइंग स्टडीड। जब आपने इवेंट जो भी पास्ट में जो काम हुआ था उसको पढ़ा, उसी टाइम पे जो ओरिजिनल मटेरियल है वो आपने कलेक्ट किया ना, क्रिएट किया, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं, जो ओरिजिनल प्रूफ होता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ मिली, आपने एक वीडियो मिली, ठीक है, वो आपकी क्या थी, उस इवेंट की, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी आपको वीडियो मिली, तो वो क्या थी, एक ओरिजिनल प्रूफ था। लेकिन ये तो प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है, वो वीडियो। लेकिन आपने उसमें कुछ एडिट वगैरह किया तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो वीडियो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सोर्स, बिकॉज आपने उसमें कुछ एडिट वगैरह कर दिया। तो प्राइमरी सोर्स की बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन, जैसे कि हम पत्थरों पे लिखते हैं, स्टोन पे लिखते हैं, कोइंस, ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स जो कि ब्रिटिशर्स ने लिखे थे, लेटर्स, डायरीज, फोटोग्राफीज, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ओरिजिनल मटेरियल के, और जो कि किस टाइम पे क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द इवेंट बीइंग स्टडी, जब इवेंट की पढ़ाई होती है उसी टाइम पे, और इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी सोर्सेज। एग्जाम्पल, कोइंस ऑफ गुप्ता पीरियड हेल्प करते हैं हमें समझने में वहाँ की ट्रेड कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी। क्यों? क्योंकि वे गुप्ता के टाइम के कोइंस हैं, तो वो जो कोइंस थे उसकी वैल्यू जो है वो हमें समझने में हेल्प करेगी कि वहाँ पे ट्रेड कैसा था, उस टाइम पे बिजनेस कैसे चल रहा था और वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी सोर्सेज आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अभी यूज़ देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज का। हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज होते क्या है, अब उसका यूज़ क्या होता है प्राइमरी सोर्सेज का। तो पहला, डायरेक्ट एविडेंस होते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट है उसके बारे में डायरेक्टली हमें बताते हैं। जो भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स होते हैं। देखो, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो कॉइन्स थे वो हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में ट्रेड और इकोनॉमी। तो गुप्ता पीरियड के टाइम के कॉइन्स है ये, तो इसका मतलब ये सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे हमें। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे यूज़ होते थे। सिंस दे कम फ्रॉम पीरियड इटसेल्फ, मतलब ये पास्ट से आते हैं, तो दे आर क्लोजर टू द ट्रूथ। ये जो भी सच्चाई है उसके आमने सामने होंगे। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में हेल्प करते हैं। अब मैं अगर पूछूं सेकेंडरी सोर्सेज का क्या यूज़ है, तो उसमें भी ये आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी तो हिस्ट्री को बनाने में हेल्प करते हैं। जो भी सोर्सेज हैं सभी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो लाइन उसमें भी लिख सकते हो आप। ये यूज़फुल है फॉर ओरिजिनल रिसर्च, दे आर एसेंशियल न्यू इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए, नई सोच बनाने के लिए, ठीक है। अभी उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था सॉरी, यहाँ पे हमारे पास था लिमिटेशंस इन डिटेल, देयर यूज़ हमने पढ़ लिया प्राइमरी सोर्सेज का। हम इकट्ठा नहीं पढ़ रहे, पहले हमने देखा। देखो 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा। पहले हमने देखा हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, फिर उसके टाइप्स देखें जो कि हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हमने देखा प्राइमरी के यूज़, और अब हम देखेंगे सेकेंडरी के यूज़। हमने देखा प्राइमरी के लिमिटेशन, देन सेकेंडरी के लिमिटेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस के जब सारे पार्ट्स कवर करेंगे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे, पूरी गारंटीड होती है। और आप जो ये टाइप्स ऑफ बना रहे हो, जैसे कि अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो टाइप्स लिखे हमने, तो आप ऐसे बना दो, जैसे कि टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज पूरा लिखना है, देन 2 टाइप्स ऐसे बना दो, यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज और यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज। तो मतलब आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ये टाइप पे बना दिए डायग्राम, देन यूजेस पे बना दो आप, जैसे कि यूजेस लिखो, देन यहाँ पे लिख दो एक यूज़, दूसरा यूज़, थर्ड यूज़, फोर्थ यूज़, और फिर नीचे लिख दो एक्सप्लेनेशन, एंड देन उसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। मतलब आपके पेजेस भी फिल हो जाएंगे और आपको नंबर में मिलेगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ेगी फिर। तो लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन सोर्सेज के। तो सबसे पहला, जो इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी इवेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करते।
फिर है बाइज ऑफ क्रिएटर, राइटर्स में हैव पर्सनल और पॉलिटिकल बाइज। जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स प्राइमरी सोर्सेज हैं, तो जो जिन्होंने भी ये रिकॉर्ड लिखे थे तो उसकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता था कि वो इंडिया को कैसा मानता है। अगर वो अच्छा मानता है तो उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखेगा, अगर वो बुरा मानता है तो उसके बारे में ऑब्वियस सी बात है वो बुरा लिखेगा, ठीक है। फिर है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, इसके अंदर जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हमें सील्स मिलती है, ऐसा सील्स होती हैं, उसके अंदर यहाँ पे एक एनिमल की फ़ोटो होती है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है सिंबल्स के अंदर ऐसे कुछ करके, जो भी है वो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनिमल की होती हैं थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पे वहाँ पे एक स्टैम्प पेपर होता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये हमें नहीं समझ आती, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्यों? क्योंकि ये पुरानी है, ओल्ड लैंग्वेज है जो कि हमें नहीं समझ आती। उस टाइम पे हिंदी या फिर जो भी इंग्लिश इन सब का नहीं हुआ था इनॉग्रेशन, तो हमें ये नहीं समझ आती। लिमिटेड सर्वाइवल, और बहुत सारे सोर्सेज है जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे कि पेपर पे लिखते थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, और जो पाम लीफ पे लिखते थे पत्तों पे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, इंसेक्ट्स ने खा लिए वो सब। तो ये लिमिटेशंस है। उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज, तो ये इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। तो जो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुछ हिस्टोरियंस उनका एनालिसिस करते हैं एंड देन सेकेंडरी सोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। ये हिस्टोरियंस ने बनाया है, जो कि हाल ही फिलहाल में किया है। जैसे कि हिस्ट्री की बुक्स अगर पढ़ते हो, ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। रियल जो सोर्स है वो तो पहले जो प्राइमरी था वो तो वहीं से मिलेगा, आर्कोलॉजिकल रिमेन से वगैरह से। रिसर्च आर्टिकल्स जो मिलते हैं न्यूज़पेपर में, बायोग्राफीज ऑफ हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, ऐसे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी सोर्सेज के। जैसे कि एक मॉडर्न बुक है रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, जो कि हिस्टोरियन ने लिखी थी, तो ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। जो भी हिस्ट्री की बुक्स होती है वो है सेकेंडरी सोर्स। आप इसी की जगह एग्जांपल डाल सकते हो कि एक रिसर्च आर्टिकल है किसी टॉपिक पे, जैसे ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिटन बाय हिस्टोरियंस, तो ये क्या है, ये भी सेकेंडरी सोर्स है। किसी की बायोग्राफी किसी स्कॉलर ने जो ऐसे लिख दिया वो भी सेकेंडरी सोर्स आता है। अब यूज़ क्या होता है सेकेंडरी सोर्सेज का, प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं ये इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उनका एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं हमें ये सेकेंडरी सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल जो इवेंट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा यूज़, ये प्राइमरी सोर्सेज को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में ईजिली। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है प्राइमरी सोर्सेज में उनको आराम से समझाते हैं। ये यूज़फुल होते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए, ताकि हमें परेशानी नहीं आए और हमारी जो नॉलेज है वो एक जगह में मिल जाए, जैसे कि हमें बुक में मिलती है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक हिस्टोरियन ने ये कह दी, दूसरी ने ये कह दी, तो अलग अलग हिस्टोरियंस की डेफिनेशंस होती हैं, व्यू पॉइंट होता है, तो उससे क्या होता है, हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे हम बुक में पढ़ते हैं कि इस हिस्टोरियन ने ये डेफिनेशन दी थी, इसने ये दी थी, तो इसी तरीके से। अब लिमिटेशन क्या है सेकेंडरी सोर्सेज की, तो एक तो ये डिपेंड होना पड़ता है इनको प्राइमरी सोर्सेज पे। अगर प्राइमरी का डेटा रॉन्ग है तो सेकेंडरी का ऑल्सो रॉन्ग हो जाएगी, उनकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो ये डिपेंड होते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे, ठीक है। क्योंकि इससे ये एनालिसिस होते हैं प्राइमरी सोर्सेज का। ऑथर बाइज होते हैं, ऑथर की आइडियोलॉजी पे डिफरेंट करता है कि ऑथर किस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। मे लैक ओरिजिनलिटी, इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इसमें कुछ चीज़ ऑथर खुद की तरफ से भी हेड ऑन करते हैं। तो ये लिमिटेशन थी सेकेंडरी सोर्सेज की। उसके बाद है बहुत ज़्यादा टाइप के सोर्सेज होते हैं अलग अलग भी, जो मेन थे वो तो प्राइमरी सेकेंडरी थे, उसके अलावा भी बहुत टाइप के होते हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जो मोमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, पोट्री, उन पे जो चीज़ें लिखी होती हैं, तो और उनको अगर हम पढ़ते हैं तो ये समझने में हेल्प करता है। तो ये भी वैसे प्राइमरी में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एशियन इंडिया, लेकिन हार्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ आती और हम एक्यूरेटली उसको नहीं समझ पाते। कोरेलियस सोर्सेज, जैसे फोल्क रोल, ट्रेडिशन, स्टोरीज उस टाइम की यूज़फुल होती है वहाँ के कल्चर की हिस्ट्री समझने में, बट इनमें एक्यूरेसी भी नहीं होती। लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट, पोएम्स, क्रोनोलॉजिक, एंड ये यूज़फुल होते हैं बाइज्ड और सिम्बॉलिक के लिए। लेकिन ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता। ओवरऑल लिमिटेशन देखते हैं अब हम। सोर्सेज एक तो इनकम्प्लीट हो सकते हैं और उनमें डेटा मिसिंग भी हो सकता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन वेरी करता है हिस्टोरियन टू हिस्टोरियन, कोई कुछ और बताएगा, दूसरा हिस्टोरियन कुछ और चीज़ बताएगा। बाइस होते हैं और सब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, सब अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। डिफ़िकल्टी टू वेरीफाई सम एंशिएंट मटेरियल, अगर प्राइमरी सोर्स है तो उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, उसके बारे में कोई दूसरी चीज़ हमें मिली ही नहीं। तो
कंटेक्स्ट में लॉस ओवर टाइम। अब आज जिस चीज़ का जो महत्व था, कोइंस का आज जो महत्व है वो क्या पता आगे ना रहे, तो जो उसका मेन जो कंटेक्स्ट है वो हट जाता है हर टाइम पे। कंक्लूजन, हिस्टोरिकल सोर्सेज असेंशियल है किसके लिए, हिस्ट्री राइटिंग के लिए। उसमें प्राइमरी आते हैं जो कि डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज जो कि इंटरप्रिटेशन देते हैं हमें, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ उनकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि बाइस होते हैं, इनकम्प्लीटनेस होती है, इंटरप्रिटेशन इशू होते हैं। इसीलिए हिस्टोरियंस क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ऑल द सोर्सेज बिफोर यूजिंग दैम। उनको यूज करने से पहले वो अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डन। ओके, नाउ अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक हो गया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सो ओके गाइस, तब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो जो करना है। तो हमने टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, देयर यूजेस एंड लिमिटेशन कर ली। अभी करेंगे हम एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च देन वेराइटी। सो इसमें 3 ही टॉपिक हैं, तो ये यूनिट आई थिंक शॉर्ट ही है। एनालिटिकल फ्रेमवर्क इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो सबसे पहले जैसे कि बताया मैं बेसिक से करवा रही हूँ, तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है। एनालिटिकल फ्रेमवर्क इज ए लेंस थ्रू विच हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट। जैसे कि लेंस होता है जिससे हम स्पेस में जो हो रही है चीज़ें उनको देखते हैं, या फिर कुछ भी बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे उनको देखते हैं। तो ये भी एक ऐसा लेंस है जिससे हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं पास्ट की। जैसे कि रिलेटिव जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना हिस्टोरिकल डेटा को, इंटरप्रेट करना इवेंट्स को, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एनालिटिकल फ्रेमवर्क। तो टाइप के कितने होते हैं एनालिटिकल फ्रेमवर्क के। तो सबसे पहला होता है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो ये फोकस करता है रूलर्स पे, गवर्नमेंट्स पे, वॉर्स पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। जैसे रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसको स्टडी कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल अपराइजिंग, कि उस टाइम पे जो कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस थी जो, और ये इग्नोर करता है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर, सिर्फ ये फोकस करता है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे, जैसे रूलर, गवर्नमेंट, वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इसलिए आते हैं क्योंकि ये स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है उसको रन करते हैं। तो ये हो गई हमारी पॉलिटी, ठीक है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं देखता। उसके बाद है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता है क्लास के स्ट्रगल, लेबर और इकोनॉमी पे। तो ये जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन से समझाया गया था, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये ओवर फोकस करता है इकोनॉमी पे और ये पॉलिटी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। फिर है सोशल फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता है सोसाइटी, कास्ट, जेंडर और एवरीडे लाइफ पे। ये वुमेन की स्टडी करता है, पीजेंट्स की स्टडी करता है, कॉलोनियल इंडिया के टाइम की। तो इसका लिमिटेड फोकस है किस पे, पॉलिटिकल पे। ये भी हमारी इको पे फोकस नहीं करता। उसके बाद है कल्चर फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता है रिलीजन, आर्ट, बिलीफ, ट्रेडिशन। जैसे भक्ति मूवमेंट जो हुई थी वो, और इससे क्या होता है हम कल्चरल चेंजेस को मेजर करना हार्ड हो जाता है। उसके बाद है क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्न फ्रेमवर्क, क्वेश्चंस ट्रेडिशनली ट्रूथ एक्सेप्ट मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ये रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी ऑफ फैक्ट्स। क्रिटिकल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फैक्ट्स की कमी होती है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स की। सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में हिस्टोरिकल स्टडी को सिस्टमेटिकली, लॉजिकली। फिर ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हर एक इवेंट के बारे में डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है उसको अलग अलग एंगल से देख सकें। ये एनालिसिस करता है डीपर में और मीनिंगफुल, लॉजिकल हमें एनालिसिस प्रोवाइड करता है। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि साइंस होती हैं। इसीलिए हिस्ट्री को एक साइंस भी माना जाता है। ये इंप्रूव करता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इन हिस्ट्री राइटिंग, इसको बोलते हैं आर्ट। इसीलिए हिस्ट्री को आर्ट भी माना जाता है। अब हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज है, कौन सी चीज़ें हैं मतलब नॉट हैविंग प्रॉब्लम एनालिटिकल फ्रेमवर्क, मतलब अगर हमारे पास एनालिटिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हो सकती हैं। अगर हिस्टोरियंस एनालिटिकल फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि राइज हो सकती हैं। पहली, हिस्टोरियंस में बिकम रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो हिस्ट्री के अंदर रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आ जाएगा जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमें इंटरेस्ट एक्सप्लेनेशन में ही आता है। फैक्ट्स कितने भी रट लो फिर भी हमें नहीं समझ आएगा, ठीक है। विदाउट स्ट्रक्चर हिस्ट्री राइटिंग बिकम जस्ट लिस्ट ऑफ इवेंट्स विदाउट मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उसमें आर्टिकल्स हैं, तो उसमें हमारे यहाँ पे 365 आर्टिकल्स हैं।
अभी तो 470 आर्टिकल्स हैं। तो अगर उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें जो कि BAR एक्ट होती है, तो अगर उसको आप पढ़ो ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत बुक वगैरह होती है, उनको जब पढ़ोगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। तो इसी को बोलते हैं हिस्ट्री में अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो वो रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बन जाएंगे। दूसरी, लैक ऑफ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। इवेंट्स कैन नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड विदाउट ए गाइडिंग अप्रोच लीडिंग टू कन्फ्यूजन। जो इवेंट्स होती हैं वो प्रॉपरली हमें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पे अप्रोच नहीं रहेगी कि कैसे पढ़ना है, और इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी सबके बीच में। फिर आता है नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स। अब आपने एक चीज़ आज पढ़ी, एक कल, ठीक है, दोनों चीज़ों, ये 1858 की चीज़ थी और ये 1948, तो इनके बीच में कोई भी जो कनेक्शन नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो इससे हमें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अगर हम 1858 के बाद डायरेक्ट जो चीज़ 1859 में हुई थी वो पढ़ें तो हमें अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज वो कॉजेज एंड इफेक्ट समझ आएंगे वहाँ के। कैन नॉट सी क्लियरली। वीक अकेडमिक क्वालिटी ऑफ रिसर्च। अगर जो हिस्टोरिकल्स हैं वो रिसर्च जो करते हैं उसमें अगर वो लोग जो हमारी ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क पर फोकस नहीं करेंगे तो जो रिसर्च है वो अनसाइंटिफिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रूफ नहीं है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और लेस राइबल, उस पर कोई भी जो वो राइबल नहीं होगा, मतलब रिलायबल नहीं होगा, इसका कह सकते हैं हम लोग कि कोई मानेगा नहीं उसका। इंक्रीज इन बायस एंड कन्फ्यूजन। इससे बायस और कन्फ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, तो हिस्टोरियंस को अपनी पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए सब अलग अलग बताएंगे। लॉस ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू कंपेयर डिफरेंट हिस्टोरियंस इवेंट एंड सोसाइटीज़। अलग अलग इवेंट्स होती है, अलग अलग सोसाइटी है, सबको कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे ये हमारी इंडिया है, नॉर्थ में चल रहा था गुप्ता, साउथ में चल रहा था लेट्स से अकबर, और फिर यहाँ पे दूसरा पीरियड, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे अलग अलग चल रहा था ऐसे। तो अब इन सबको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमारे पास उनकी हिस्ट्री नहीं है तो ठीक है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। कॉम्प्लेक्स इवेंट्स जैसे कि रिवॉल्यूशन हुआ था रशियन, अमेरिकन, और उनके सोशल चेंजेस, उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, एनालिटिकल फ्रेमवर्क। ये हमारा हो गया पूरा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब टॉपिक बोलो या क्वेश्चन बोलो, 3 ही क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं इस यूनिट से, और 3 ही टॉपिक है इसमें, तो आप कुछ भी बोलो वही माना जाएगा। वेराइटीज़ ऑफ अप्रोचेज टू सोर्सेज एंड मेथड्स। मतलब कोई भी सोर्स होता है, कोई भी मेथड होता है। सोर्सेज हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी, और कुछ और थे 2-3, आर्कोलॉजिकल और ओरल, और एक और था। तो ये जो सोर्सेज होते हैं और मेथड्स होते हैं, इनको समझने के लिए भी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। तो ये वैरायटी डिफरेंट होती है, और ये हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं स्टडी और इंटरप्रेट करने के लिए। सबसे पहले व्हाट वी स्टडी, तो हमने देखा कि क्या पढ़ते हैं सोर्सेज। अब सोर्सेज के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो हम देखा प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ओरल होते हैं, रिटन होते हैं, फिजिकल सोर्सेज होते हैं। तो ये अभी समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज जो कि डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी जो कि हमारी प्राइमरी सोर्सेज का एनालिसिस होते हैं, कंक्लूजन होता है हम बोल सकते हैं, और ओरल सोर्सेज जैसे कि सोसाइटी, इंटरव्यूज़, ट्रेडिशंस, रिटर्न जैसे कि टेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, रिकॉर्ड्स बोल सकते हो गवर्नमेंट्स के हो, और यहाँ पे फिजिकल सोर्सेज, मोमेंट्स, टूल्स और रिमेन्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब अप्रोचेज टू मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड होता है एक तो जो कि फोकस करता है किंग, वॉर और क्रोनोलॉजी पे, ये होता है पॉलिटिकल, हमने देखा था। और फिर होता है क्रिटिकल जो कि वेरिफिकेशन करता है सोर्सेज का, क्रॉस चेक करता है फैक्ट्स को, साइंटिफिक एनालिसिस करता है। थर्ड होता है साइको कल्चर अप्रोच जो कि फोकस करती है बिलीफ पे, माइंडसेट पे और कल्चर पे, फोकस करता है मेंटल हिस्ट्री पे। अभी डी है साइको इकोनॉमिक अप्रोच जो कि फोकस करती है इकोनॉमी पे और ह्यूमन बिहेवियर पर। साइको मतलब ह्यूमन और इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी, इन पे फोकस करती है। ओरल हिस्ट्री मेथड जो कि कलेक्ट करता है लाइव्ड एक्सपीरियंस। ओरल हमने देखा था स्टोरीज, इंटरव्यूज़, ये सब। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे स्टोरीज राइटिंग और इंटरव्यू के, तो उनके जो लाइव एक्सपीरियंस होते हैं उनको कलेक्टिंग करना, तो वही होता है। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी तो उसकी जो हम यूनिट नंबर 2 करेंगे आज, ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी। यूनिट नंबर 2 है ये, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हिस्ट्री राइटिंग इतनी आसान भी नहीं होती जितना हम समझते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं आसान तरीके से,
तो एक बात मैं बता दूं, अगर मतलब अगली वाली जो नेक्स्ट यूनिट होगी 3 यूनिट, वो कल आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जो PDF मिलेगी वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। यूनिट 1 की आपने देखी होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड कल वीडियो आ जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी अगर कर लोगे तो। सो अभी विदाउट एनी टाइम वेस्ट विल स्टार्ट विद, ठीक है। तो Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday. पहले मैं बता देती हूँ कि सिलेबस क्या है हमारी यूनिट नंबर 2 का, मतलब क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं यूनिट नंबर 2 में। सो जैसे कि मैंने नाम बताया है, इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ये यूनिट नंबर 2 का नाम है। तो इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है क्या होते हैं फैक्ट्स और इन्फेरेंसेस, एक्सप्लेनेशन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी एंड हिस्ट्री राइटिंग एंड रिलेशंस ऑफ पावर। सो अभी तक बताऊं तो कितने PYQ आए हैं, यहाँ से 2 PYQ आए हैं, मतलब हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक तो हमारा ये, यहाँ से एक PYQ आया हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिविटी से भी आया था, और एक बार यहाँ से रिलेशन ऑफ पावर, यहाँ से एक PYQ आया था, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, और मतलब टेक्निकल PYQ था वो, लेकिन हमने वो भी कवर किया है, सारे PYQs कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी भी घर बनाते हैं तो उसकी नींव होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऐसे ही हिस्ट्री की भी एक नींव होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसी को बोलते हैं हम फैक्ट्स, तथ्य, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। दे आर वेरीफाइड, जो कि वेरीफाइड होते हैं, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है अबाउट पास्ट इवेंट्स, पीपल एंड सोसाइटीज़। ये वेरीफाइड होते हैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज के साथ। कलम ने किया भी था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके साथ ये वेरीफाइड होते हैं, यूनिट नंबर 1 में, एक बार उसको फिर से देखना, ठीक है। और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं तो एक मेन कंक्लूजन निकलता है। अब इसके अंदर ये किस चीज़ के फैक्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर बताया गया है कि पास्ट में जो इवेंट हुई थी वो क्या थी, कब हुई थी, पास्ट के लोगों के बारे में, जैसे कि कोई भी रूलर्स है, अशोका, जो भी द्रोणाचार्य, ये सब के बारे में, पास्ट की सोसाइटीज़ के बारे में, लोग वहाँ पे कैसे रहते थे, ठीक है, कैसे क्या हुआ, इन सब के बारे में फैक्ट्स के अंदर बताया हुआ होते हैं। तो अब फैक्ट्स के सोर्सेज की जैसे कि मैंने बात की थी, तो एक बार फिर से बता देते हैं, इस यूनिट में भी उसके बारे में बात हुई है। तो पहला सोर्स होता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन होती क्या है, इंस्क्रिप्शन मतलब ये आपके पास एक स्टोन है, मतलब पत्थर है, उसके ऊपर कुछ भी लिख देना। जैसे कि अगर अशोका ने लिखवाया था 2008 के अंदर, आई थिंक, हाँ, उन्होंने लिखवाया था कि उन्होंने एक वॉर जीती थी, ठीक है, उसके अंदर फिर उन्होंने लिखवाया था कि मैंने ये वॉर जीती है, ये मेरे रूल्स है, रेगुलेशंस है, और ये विक्ट्री हुई है, तो ऐसे ऐसे हुई है। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी पत्थर पे लिखवाना, पिलर पे लिखवाना, ये होता है। कॉइन्स मतलब आपको सभी को पता है कॉइन्स क्या होते हैं, जो सील्स वगैरह होती हैं वो होती हैं कॉइन्स। देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो वो भी अपने पास अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे, और इंडियंस भी रखते थे, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी हमें पता चलता है। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, कुछ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स भी आज बचे हुए हैं, जो कि टेम्पल्स में हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे भी चीज़ें हमें मिली हैं। आर्कोलॉजिकल मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट ढूंढते हैं अलग अलग जगह पर। फिर होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मेन्यू का मतलब यहाँ पे होता है हाथ, और स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है लिखना, कुछ भी, मतलब स्क्रिप्ट्स मतलब राइटिंग, ठीक है। तो हाथ पे जो लिखी होती है ना, हाथ से लिखी हुई राइटिंग, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो कि होती है पाम लीफ पे लिखी जाती है, ये पत्तों पे लिखी जाती है, ठीक है। तो पत्तों पे पहले लिखते थे, सबको पता है, खाना भी खाते थे। तो ये होते हैं फैक्ट्स। अब फैक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और वेरीफाइबल होते हैं, हम इनको वेरीफाइबल मानते हैं, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इनके बारे में। कहाँ से, किस चीज़ के बारे में मिलती है, पास्ट इवेंट्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, और वहाँ पर सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में। ये स्टेबल होते हैं, नॉट ईजिली चेंज। फैक्ट जो होते हैं उनको हम ईजिली चेंज नहीं कर सकते, दे आर वेरी स्टेबल। कैसे, अब देखो, इंस्क्रिप्शन से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है आज या फिर कभी भी, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, वो तो पहले से पत्थर पे लिखी हुई है, तो वो तो वहाँ के जो राजा थे, जैसे अशोका रूलर, तो उसने लिखवाई थी, तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, एक ये हुआ हमारा वेरीफाइबल सोर्स है, और ये ईजिली चेंज नहीं होता। फिर है एविडेंसेस पे बेस होती है, हमें रियल एविडेंसेस चाहिए। एविडेंसेस मतलब
रियल प्रूफ चाहिए। उसके बाद है जनरली एक्सेप्टेड बाय हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, कल बताया था ना, हु स्टडी हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं। जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हु राइट हिस्ट्री, उनको भी हिस्टोरियंस बोलते हैं। पढ़ते तो हम भी हैं लेकिन हम हिस्टोरियंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में लिखते नहीं हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की बात करूँ, फैक्ट्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल की, तो फैक्ट्स जैसे अशोका इंस्क्रिप्शन सो दैट ही प्रमोटेड धामा मौर्य एम्पायर एग्जिस्ट इन एशियंट इंडिया। ठीक है, धामा धामा कुछ करके होता है, वो अशोका ने लिखवाया था। ठीक है, तो फैक्ट्स हमें बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपन, एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, ये नहीं बताते कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बस व्हाट, क्या हुआ था। ठीक है, वाई वेयर इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं चलता। ठीक है, और व्हेन तो बता भी देते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप वहाँ पे पेपर में। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना दिया तो इतना ही लिखना है, इसको आपको बढ़ा के लिखना है। जिसके मैंने यहाँ पे बताया कि सोर्सेज हैं ये इंस्क्रिप्शन, कोइंस, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैंने इनको आपको एक्सप्लेन करके भी बताया। तो आपको क्या करना है, इंस्क्रिप्शन लिखना है, देन आपको वो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। देन कोइंस लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखना है, देन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। ऐसे नहीं है कि आप सिंपल ऐसे लिख के आ रहे हो, नहीं, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। देखो, कल एक स्टूडेंट से बात हुई थी जिसके अभी हाल फिलहाल में 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया, फर्स्ट का भी, तो उसके भाई 9 SGPA नंबर आए थे। तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ 7.82 थे, एंड सेकेंड सेमेस्टर में वो बता रही थी कि उसके नंबर थे अराउंड 8.32। ठीक है, अभी 3rd सेमेस्टर में उसके हैं 9 CGPA। तो मैंने पूछा भाई इतना चेंज कैसे हुआ, तो सी टोल्ड कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसको कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, सेकंड में थोड़ी पेजेस की लेंथ बढ़ाई, 3rd सेमेस्टर में उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट होता है, उसमें 3 सीट ली थी। ठीक है, और बहुत सारी सीट्स भरी। और वो कैसे देखो, अभी उसने पढ़ा था, जैसे ये पढ़ा, मान के चलो उसने बताया मुझे कि ऐसे पढ़ा लेट्स से, तो उसने क्या किया, इन सबको एक्सप्लेन भी किया डिटेल में, जो जो चीज़ें उसको पता थी सब इकट्ठा करके एक्सप्लेन की। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले बताया कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, देन ये हेडिंग बनाई और इसको एक्सप्लेन किया, देन ये सारी हेडिंग्स बना के उसने एक्सप्लेन की, तब उसको ये नंबर मिले हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ी ही मेहनत करनी है, नंबर अच्छे आ जाएंगे। और ये कॉलेज के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अभी ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल इन्फेरेंसेस। तो हमने देखो यूनिट नंबर 2 में पहला था फैक्ट्स, हो गया। अब इन्फेरेंसेस का करते हैं, इज़ द इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट्स। अब देखो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मतलब मान के चलो डेटा। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है कि जो जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है तो जनरल कैटेगरी के इतने बच्चों का होता है, और ओबीसी के इतने बच्चों का होता है, एससी के इतने का होता है, एंड एसटी का इतना होता है। तो ये क्या है, ये सारा हमारे पास क्या है, डेटा। अब हमें निकालना है कंक्लूज़न इस डेटा से कि ओवरऑल बात करें तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, देन हमारे आते हैं ओबीसी, देन आते हैं एससी एसटी। तो ये क्या हो गया, हमने एक लाइन में कंक्लूजन बता दिया, और ये क्या था, हमारे पास डेटा था। तो इसी को बोलते हैं फैक्ट्स के साथ डेटा, मतलब फैक्ट्स से कंक्लूजन निकालना। ठीक है, इट गोज़ बियॉन्ड व्हाट इज़ डायरेक्टली रिटन। इसमें ये हमने देखा कि क्या डायरेक्टली रिटन है और क्या हमने सोचा उसके बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट नॉट फुली सर्टेन, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अब हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते अगर हमें वो डेटा नहीं पता होता। डिपेंड्स ऑन हिस्टोरियंस रीजनिंग। अब आपकी, मेरी और जो भी हिस्टोरियंस है उनकी रीजनिंग पे डिपेंड करता है। रीजनिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो इस डेटा को किस तरीके से मान के चल रहे हैं। ठीक है, कैन वेरी फ्रॉम हिस्टोरियन टू हिस्टोरियन। अगर एक हिस्टोरियन इस डेटा को अलग तरीके से देख रहा है तो दूसरा हिस्टोरियंस अलग तरीके से देखेगा, तो उन दोनों में फ़र्क होगा, डिफरेंस आएगा। तो ये वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है, एक हिस्टोरियंस कुछ बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा। एक सेकेंड। उसके बाद है मे चेंज विद न्यू एविडेंस। अगर कोई नया फैक्ट आ गया, कोई नया प्रूफ मिल गया, तो उसके साथ ये कंक्लूजन जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है,
ऑफ कोर्स ये चेंज होगा। इसका एग्जांपल अशोका ने अडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म ड्यू टू कलिंगा वॉर इम्पैक्ट, ठीक है। इसके वॉर के इम्पैक्ट के कारण अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। अब बताऊं तो कलिंगा वॉर इम्पैक्ट क्या है। एक कलिंगा वॉर हुआ था, उसमें क्या था, अशोका ने बहुत सारे लोगों को मरवाया था, 900+ लोग मर गए थे उस वॉर में, तो ये बहुत ज़्यादा किलिंग हो गई थी। एंड तो इसके कारण अशोका को बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसने फिर क्या किया, अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करवा लिया, उसने अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर लिया। एशियन सोसाइटी हैड सोशल इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन ट्रेंड पैटर्न्स, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर इन्फेरेंसेस टेल अस व्हाई हाउ समथिंग हैपन। तो देखो फैक्ट्स हमें बताते हैं कि ओके यहाँ पे ही लिख देते हैं। सो फैक्ट्स हमें क्या बताते हैं कि क्या क्यों हुई थी। फैक्ट्स बताते हैं व्हाट क्या हुआ था, और ये इन्फरेंसेस क्या बताते हैं, व्हाई और वेयर और व्हेन, जो भी लिखो। देखो मैंने बताया यहाँ पे व्हाट एक्चुअली हैपन, और यहाँ पे हमें बताते हैं कहाँ पे गया, व्हाई और हाउ, क्यों और मतलब क्या हुआ था और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, ये बता दें। तो बेसिकली ये डिफरेंस भी है, इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो डिफरेंस भी बताना हो तो क्या करना है, टेबल बनानी है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इस साइड लिखने हैं, देन इसके इस साइड लिखने हैं और फिर बता देना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये नहीं होते, तो ऐसे लिखना है डिफरेंसेस। ये एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, ये भी होते हैं, और ये यहाँ पे चेंज हो जाते इजीली, ये नहीं होते। तो ऐसे करके डिफरेंस बताना है, यहाँ पे हमने बताया। उसके बाद है बैलेंस। अगर ज़्यादा हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, और अगर सिर्फ हम फैक्ट्स पे डिपेंड करेंगे तो हिस्ट्री बोरिंग हो जाएगी। अगर आपने देखा कि किंग जो अशोका है इस टाइम आया था, इस टाइम गया, उसने बीच में कुछ किया ही नहीं, आपने बस फैक्ट देखा। अगर आप उसके बारे में कुछ और नहीं पढ़ोगे, जैसे कलिंगा वॉर बताया ये हुआ था, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ और नहीं पढ़ा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्या होगा, आपकी हिस्ट्री बोरिंग बन जाएगी, ठीक है। गुड हिस्ट्री को दोनों चीज़ों को लेके चलना होता है। अब फैक्ट्स रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये इन्फरेंसेस जो ये फैक्ट्स हैं इनकी मीनिंग को बताते हैं, ठीक है, मीनिंग को समझाते हैं कि ये रियल इन्फॉर्मेशन का असली मतलब क्या है। और जो बढ़िया हिस्टोरियन होता है वो दोनों को यूज़ करता है केयरफुली। सो पहला टॉपिक डन। अभी आता है टॉपिक नंबर 2, एक्सप्लेनेशन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। तो फर्स्ट वाले इसमें आया था डिफरेंस, और इसमें देखेंगे बाद में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं, मीन्स मेकिंग सेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय कनेक्टिंग फैक्ट्स लॉजिकली एंड शोइंग देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। देखो हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, अब उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, और जिससे हमें पता चले कि कैसे इनके रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, क्या इफेक्ट हुए, क्या कॉजेज हुए। देखो अब है ना, अशोका था, अशोका ने क्या किया, बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, ठीक है, अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। तो हमने सिर्फ बता दिया कि 1869 ने अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, ठीक है। हमने ये नहीं बताया कि क्यों अडॉप्ट किया, उसके पीछे का वाई नहीं जाना, तो ये हमारी हिस्ट्री को बोरिंग बना देगा। तो एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहती है कि उसके पीछे का वाई जानो। तो क्यों अडॉप्ट किया था, बिकॉज ऑफ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के कारण अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। ये एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो कलिंगा वॉर के कारण अशोका ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था अपना रिलीजन। तो अगर हम अब हम समझेंगे कि ये क्या होता है कलिंगा वॉर, तो इससे क्या होगा, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और ये लॉजिकली शो करेगा हमारी हिस्ट्री को, और इससे हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगी, ठीक है। वाई समथिंग हैपन, क्यों हुआ थी वो चीज़, जो पास्ट इवेंट है वो क्यों हुई थी, एंड हाउ इट हैपन, कैसे हुई थी, एंड व्हाट वर इट्स रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ। कोई चीज़ क्यों हुई थी, देन हाउ, एंड देन व्हाट वाज रिजल्ट, क्यों हुई थी और क्या हुई थी उस टाइम पे, और उसका रिजल्ट कैसे आया था, ये एक्सप्लेनेशन में आता है। इम्पोर्टेंस इन रिसर्च जब करते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत क्या होती है, इससे हमें क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इवेंट्स। जैसे कि इसी का एग्जांपल कि बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया तो क्यों किया, और कलिंगा वॉर और बुद्धिज़्म, अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया और कलिंगा वॉर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में। मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल, ये हिस्ट्री को मीनिंगफुल और एनालिटिकल बनाता है, ठीक है। कन्वर्ट करता है डेटा को इनटू नॉलेज, जो फैक्ट्स होते हैं उनको इन्फेरेंसेस में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेटा जो हमारे पास होता है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करता है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। देखो एक तो हम कह दें कि रिवोल्ट हुआ था 1857 में, ठीक है।
और एक हिस्टोरियन बताएं कि उसके पीछे का कारण क्या था, क्या कोजिस थे, वो क्यों हुआ था, और वो इवेंट कहाँ हुई थी, और उसका रिजल्ट क्या आया। तो अभी ये देखा 3, वाई हैपन, हाउ हैपन एंड व्हाट रिजल्ट। तो यहाँ पे ये बता दिया वाई क्यों हुई थी, देन हाउ कैसे हुई थी, एंड उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो ये होती है एक्सप्लेनेशन। और सिंपल भी बता सकता था हिस्टोरियंस की रिवोल्ट हुआ था 1857 का। ठीक है, तो कोजेस क्या थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, डिससेटिस्फेक्शन, पार्टिसिपेशन, सोल्जर्स ने भी किया था, रूलर्स ने भी किया था, ब्रिटिश की स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल इन इंडिया, रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने और कंट्रोल कर लिया था। 1857 की क्रांति सबको पता होगी, यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी इंडिया में, फिर 1857 में इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया, गद्दारी की। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो ब्रिटिश के जो क्राउन थे उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया वहाँ पे हमारी इंडिया के ऊपर, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश स्ट्रेंथन हो गई, मतलब पावरफुल और हो गई इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एक्सप्लेनेशन में, डिफरेंट हिस्टोरियंस में गिव डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। सो मैंने बताया था पहले ही, हर हिस्टोरियंस का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होती हैं। ओवर इंटरप्रिटेशन कैन डिस्टॉर्ट फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करेंगे, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी जो माइंड है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में होता है। समटाइम्स एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्ट करती है आइडियोलॉजी रेदर देन एविडेंस। कई बार क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी कि वो नो एन अहिंसा पे फोकस करते थे, तो वो उसका एक्सप्लेन करेगी, वो ये नहीं बताएगी क्या इसका जो रियल जो एविडेंस था वो क्या था। ठीक है, तो अभी PYQ की बात करूँ तो इसमें आया हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ क्वेश्चन इन हिस्ट्री राइटिंग। तो इसमें क्या बताना था, सबसे पहले इसका मीनिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इन हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ, उसके बीच में क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, और समझना कि अगर एक इवेंट हुई है तो उससे दूसरी इवेंट कैसे होगी। जैसे कलिंगा वॉर हुआ तो उससे फिर अशोका ने बुद्धिज्म कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों इवेंट्स हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। कैसे करना है, अब क्वेश्चन का मीनिंग करना है, सबसे पहले ये मीनिंग लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आना है, ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और ये जो एग्जाम्पल दिया था बुद्धिज्म का ये लिखना है, देन इम्पोर्टेंस लिखनी है, और ये चीज़ें भी बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ही ये वाली भी, वाई हैपन, ये सब लिखना है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 भी डन, उसके साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डन। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी एंड हिस्ट्री राइटिंग। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मीन्स राइटिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स विदाउट पर्सनल बाइस, इमोशंस, आइडियोलॉजी। जैसे कि आप डायरी राइटिंग करते हो, तो आप डायरी राइटिंग करते हो, क्या आप तथ्य देखते हो, मतलब फैक्ट्स, एक सेकेंड, आप फैक्ट्स को देखते हो कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ और ये क्यों हो रही है, ये नहीं लिखते, सिर्फ ये चीज़ लिखते हैं, हाँ आज मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा था, आज ये हुआ वो हुआ, आप ये नहीं लिखते कि क्यों हुआ, ये गलती मेरी थी या किसी और की थी। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी होती है हिस्ट्री के अंदर, कि आप बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हाँ ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है कि आपने डेटा लिया, जैसे कलिंगा वॉर हुआ था आपने वो लिया, फिर अशोका का एग्जाम्पल लिया, तो ये दोनों आपने लिख दिए, ये हुआ था, देन उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। ये नहीं देखा आपने कि इसमें आपकी क्या राय थी, उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया होगा, उनको लगा होगा कि हाँ मैंने बहुत पाप कर लिया, अभी उनको सुधारने का मतलब लग रहा है। इमोशंस, आइडियोलॉजी, उन पे देखना। तो लेकिन हम ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखते हैं, सिर्फ फैक्ट्स, हाँ ये हुआ और ऐसे हुआ। हिस्टोरियन को न्यूट्रल रहना चाहिए, अपनी जो पर्सनल जजमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो पर्सनल उस चीज़ के बारे में कैसे सोचता है उसको अवॉइड करना चाहिए, एविडेंसेस को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, तभी हिस्ट्री अच्छी बनेगी। इम्पोर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिविटी की हिस्ट्री राइटिंग में, सबसे पहले एक तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, साइंटिफिक होती है, मतलब कोजेस भी मेंशन होते हैं एंड उसके इफ़ेक्ट क्या हुए वो भी होते हैं। रिलायबल क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस होते हैं, और यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं सोर्सेज हमारे पास वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, मैंने पहले एग्जांपल के साथ बता दी हैं सारी चीज़ें। एक्सेप्टेबल टू ऑल रीडर, सबको एक्सेप्ट करना होता है, ये नहीं एक ने मान लिया दूसरे ने नहीं माना, क्योंकि गवर्नमेंट इनको वेरीफाई कर देती है।
उसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं ऑब्जेक्टिविटी में। रियल लाइफ में कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हिस्टोरियंस बिलोंग करते हैं डिफरेंट सोसाइटी को, तो उनके बिलीफ और उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। कोई महात्मा गांधी को फॉलो करता है तो कोई डॉक्टर BR अम्बेडकर को फॉलो करता है, तो दोनों का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, तो इसीलिए ये बाइज्ड हो सकते हैं। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन को, मतलब कोई भी फैक्ट उन्होंने देखा तो उनके कंक्लूजन को ये बता सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन लिखते हो, देन आंसर लिखते हो, उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो। जितने भी आज तक आंसर शीट देखी हुई हैं तो उसमें सबके कंक्लूजन डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सोचने का तरीका अलग है, आपके दोस्त का अलग है, उसके दूसरे दोस्त का अलग है, सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही हिस्टोरियंस का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, वेरी करता है फ्रॉम हिस्टोरियंस टू हिस्टोरियंस। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है कॉलोनियल हिस्टोरियंस ऑफन प्रेजेंट इंडिया सोसाइटी एज बैकवर्ड, जो कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस वो थे जो कि ब्रिटिशर्स के थे, तो वो क्या बताते थे हमारी इंडिया की सोसाइटी को कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। उस टाइम पे बताते थे जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, लेकिन ये फुली ऑब्जेक्टिव था, ये वो मानते थे कि फुली बैकवर्ड है क्योंकि उन्होंने किया था ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन इंडिया के हिस्टोरियंस बताते कि ये बहुत अच्छी इंडिया थी, यहाँ पे सारी चीज़ें थी, हमारे माउंटेन्स, जो भी चीज़ हो सकते हैं ना, सारी चीज़ें थी एक लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने वो सब कुछ लेके चले गए, तो वो जो कॉलोनियल है वो अलग बताते हैं, हमारे इंडिया के जो रियल है वो अलग बताते हैं। तो दोनों की वेरी कर रही है, डिफरेंट कर रही है उनकी हिस्ट्री, वे ऑफ थिंकिंग। प्रॉब्लम क्या आती है, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इम्पॉसिबल है, बट हिस्टोरियंस को ट्राई करना चाहिए कि वो एक मतलब बीच में रहें, वो ना तो ज़्यादा वो रहें कि हाँ बिल्कुल ही बैकवर्ड सोसाइटी थी, ना ज़्यादा वो रहें कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन था। अगर अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो आए कैसे, और अगर बिल्कुल बैकवर्ड थे तो वो करने के आए थे, फिर उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो ऐसे आपको बैलेंस करके सोचना होता है हिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 से। फॉर हिस्ट्री टू बी वैलिड इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। ये PYQ मैंने यूट्यूब से लिया है, मैंने भी वीडियो अपलोड किए हैं PYQ के रिगार्डिंग शॉर्ट्स, और कुछ यूट्यूब पे भी हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो ये PYQ आए हुए हैं वही हैं। ठीक है, हिस्ट्री को वैलिड बनाने के लिए उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है मैंने बताए हुए हैं। पहले डिफ़ाइन करो ऑब्जेक्टिविटी को। देखो ऑब्जेक्टिविटी मैंने डिफ़ाइन की थी, हाँ ये रही। सबसे पहले ये लिखना है, इतना पैराग्राफ, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ़ाइन करो ऑब्जेक्टिविटी को। उसके बाद हमने बात की क्या लिखना है, देन वाई ऑब्जेक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिविटी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये वाला लिखना है, और ये इनको तो एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने खुद ही आपको कीवर्ड्स बता दिए, कोज इफेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट, ये सब, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रॉब्लम्स क्या आई, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही, इनको भी एक्सप्लेन कर देना, इस लाइन को 1-2 लाइन और ऐड कर देना अपने अकॉर्डिंग। देन एग्जाम्पल लिखना है कि कैसे पावर इन्फ्लुएंस करती है। ये एग्जांपल आपको नेक्स्ट टॉपिक से भी मिल जाएगा, और वैसे आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे, बहुत एग्जांपल है इस पे, वैसे नेक्स्ट टॉपिक से मिल जाएगा इसका सेम एग्जांपल। ठीक है, और हाँ मैंने लास्ट में रेडीमेड टेम्पलेट भी बनाई है, अगर देखना है तो 1 सेकेंड, हाँ ये रही। अगर आपको अभी एग्ज़ाम आ गए, कुछ भी याद नहीं हो रहा, इवन ए सिंगल मतलब कुछ भी याद नहीं हो रहा आपको, तो क्या करना है, इनको टेम्पलेट को पढ़ना है और इनको ही लिख के आना है जो भी क्वेश्चन है। तो मैंने यूनिट नंबर जो 1 करवाई थी उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो वो आंसर लिखना है। अभी यूनिट नंबर 2 की बारी है, तो इसमें भी मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको, ये लिखना है टेम्पलेट। अभी देखो 3 इंट्रोडक्शन दिए हैं इसमें, ये हमारी बॉडी पार्ट रहेगी, एंड देन यहाँ पे हमारे 3 कंक्लूजन, इनमें से कोई भी एक याद कर लेना जस्ट, तो मैं लास्ट में बताऊँगी इसको कैसे करना है। अभी एक बार ये और कर लेते हैं। तो हिस्ट्री राइटिंग और उसकी रिलेशन क्या है पावर के साथ। हिस्ट्री राइटिंग इन्फ्लुएंस होती है किससे, पावर स्ट्रक्चर। अभी ये पावर स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब पावर मतलब
हम क्या समझे, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, पावर किसके पास होती थी, किंग के पास, जो वो कहेंगे वो मानना होता था। रूलर्स के पास होती थी, आर्मी के पास भी होती थी उस टाइम पे तो, और मर्केंट्स के पास भी होती थी, ट्रैवलर्स के पास होती थी, तो उन लोगों के पास पावर होती थी। तो ये इन्फ्लुएंस करती थी हिस्ट्री को, जो वो कहते थे वही चीज़ हमें हिस्ट्री में लिखनी होती थी, वरना फिर हमें ही मार दिया जाएगा, फिर हम कैसी हिस्ट्री लिखेंगे। तो देखो, पावर होती थी किंग और रूलर्स के पास, गवर्नमेंट्स के पास, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद हमारी डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स, कुछ सोशल ग्रुप्स होते थे जो कि पूरे इलाके पर रूल करते थे, तो उनके पास होती थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे महात्मा गांधी के पास थी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तो इनकी पास भी थी कि अगर हम महात्मा गांधी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे बापू की बात नहीं मान रही, तो ऐसी भी कुछ होती थी। तो अब ये पावर कैसे इन्फ्लुएंस करती थी हिस्ट्री को, हमने देख लिया पावर किसके पास थी और हिस्ट्री क्या थी। अब ये पावर कैसे इन्फ्लुएंस करती थी हिस्ट्री को, तो उनके पास सारे सोर्सेज होते थे, इंस्क्रिप्शन का, जो भी हमारे कोइंस होते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे होते हैं, वो सारे सोर्सेज का कंट्रोल किनके पास होता था, उनके पास होता था, पावर वाले लोगों के पास। पावरफुल रूलर्स थे, वो खुद का रिकॉर्ड बनवाते थे। वीक ग्रुप्स वॉइसेस को इग्नोर कर दिया जाता था। जब ये डोमिनेट करते थे सोशल ग्रुप्स, जो मेन ग्रुप्स, तब ये जो वीक ग्रुप्स हैं इनको क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। आज भी किया जाता है, वुमेंस की वॉइस को ज़्यादा वो नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, सॉरी रैली वगैरह निकल रही थी एक नेता की, वहाँ पे एक लड़के आती है, वो बोलती है उनको कि आप ये यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम हो रखा है इसको हटाओ, ऐसे कुछ आपने देखी होगी आई थिंक। सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या होता था, मेंस ही पार्टिसिपेट करते थे, वुमेन्स कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे उस टाइम पे। विक्ट्रीज आर हाईलाइटेड, सबसे पहले हमने जो जो वॉर जीती ना उसको हाईलाइट करते थे, ठीक है, वॉर को, जैसे अशोका ने किया था। फेलियर्स को हम बिल्कुल भी नहीं लिखते थे कहीं पे भी कि हम इस चीज़ में फेल हुए थे, वो नहीं लिखते थे, सिर्फ विक्ट्रीज। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता था कि ये इसकी आइडियोलॉजी है, ये इसकी सोचने का तरीका। हिस्ट्री लिखी जाती है टू सपोर्ट सर्टेन पॉलिटिकल एंड नेशनल आइडियाज़, ठीक है। उसके बाद है, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, किसको प्रेज करने के लिए, किसको मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, सो वो रूलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हिस्ट्री जो इंडिया की है उसको जस्टिफाई कर सके ब्रिटिश रूल में, ठीक है। जैसे कि हम अशोका की बात करी तो ये होगी हाउ पावर, देन प्रॉब्लम। अब पावर थी उनके पास जो कि क्या करी थी, इन्फ्लुएंस करी थी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो इसमें क्या थी, एक तो पार्शियल हिस्ट्री आ रही थी, सबसे ज़्यादा हम सोच ही उनके बारे में रही थी, जो वो बोलेंगे वही लिखना है, तो पार्शियल हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। बाइस्ड इंटरप्रिटेशन, अब कोई अगर किसी रूलर को आँख बंद करके भरोसा करता है तो वो उसके बारे में वो ऑफ कोर्स है अच्छा ही लिखेगा, गुड इंटरप्रिटेशन देगा, और जिसके साथ उसकी नहीं बनती उसके बारे में वेरी बैड इंटरप्रिटेशन देगा, कंक्लूजन देगा। तो ये बाइस्ड होती थी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती थी। एक्सक्लूसिव मार्जिनलाइज वॉइस, जो हमारे मार्जिनलाइज्ड वॉइस है, मतलब वीकर जो सेक्शन है उसकी जो वॉइस थी उसको इग्नोर किया जाता था, ठीक है। इसमें हमारे वीकर सेक्शन बहुत सारे हैं, जैसे वुमेंस और जो ST SC के भी उस टाइम पे वीकर ही कंसिडर किए जाते थे, आज भी इवन किए जाते हैं, तो इनकी जो वॉइस है उसको इग्नोर किया जाता था, ठीक है। अभी मॉडर्न तरीका क्या है हिस्टोरियंस का, मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो इसमें हमने कॉमन जो लोग हैं उनकी जो वॉइस है उसको इंक्लूड किया है, हमने ये जो प्रॉब्लम थी इसको हटा दिया। यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, हमने पार्शियल इसको भी हटा दिया, बाइज इंटरप्रिटेशन को हम बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज पावर रिलेशन, और ये भी हटा दिया, हम किसी के पावर के डरते नहीं हैं, जो भी हमें लिखना होगा वही हम लिखेंगे। तो हमने तीनों प्रॉब्लम्स को हटा दिया आज के समय में, और ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जो कि इसी के बारे में था कि कैसे हिस्ट्री राइटिंग में पावर इन्फ्लुएंस करती है हिस्ट्री राइटिंग को। तो उसमें यही लिखना था कि हिस्ट्री राइटिंग ये होती है, पावर ये है और ये प्रॉब्लम्स है और ये आज के मॉडर्न अप्रोच है। तो इसका भी PYQ डन, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना इस जो सब्जेक्ट है उसके PYQ DUSOL या फिर DU, तो आपको मिल जाएंगे ना उसके आंसर्स, आप इससे कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना वो हमारा PYQ इसी यूनिट से होगा, यूनिट नंबर 2 से। अभी मैंने बताया था कि टेम्पलेट है, तो अभी उसके बारे में समझते हैं कि कैसे क्या है।
सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी याद नहीं हुआ तो प्लीज़ इसको कर लेना। तो हमारे पास 3 कंक्लूज़न है, सॉरी इंट्रोडक्शन है, इन तीनों में से कोई भी एक याद कर लो। एक क्वेश्चन आएगा यूनिट 2 से, तो एक ही लिखना है, तो हमें कोई भी एक करना है, ठीक है। देखो हिस्ट्री क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन अवेलेबल सोर्सेज, ठीक है। हिस्ट्री राइटिंग में क्या आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, इंटरप्रिटेशन आती है, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, पावर रिलेशन, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तो ये कोई भी क्वेश्चन आए उसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिख सकते हो, या तो ये याद कर लो, या फिर ये वाला याद कर लो, एंड या फिर ये, जो भी याद करना है कर लो, जो भी आसान लग रहा है, एक कर लो, 2 कर लो, जितने कर सकते हो उतने कर लो, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो लिखना है, तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, तीनों में से एक लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो बॉडी पार्ट आता है, उसमें आपको अगर फैक्ट्स और एविडेंस के बारे में कुछ दे रखा हो तो उसमें ये लिख देना, ठीक है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में बात हुई हो इंटरप्रिटेशन इन्फेरेंसेस के बारे में तो ये लिखना है, एक्सप्लेनेशन के बारे में तो ये, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग ये रहा, पावर एंड हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बात हुई है क्यों, तो कैसे डोमिनेंट ग्रुप्स और कंट्रोल करते थे सोर्सेज को और लिखते थे हिस्ट्री को जैसे वो सोचते हैं। और फिर ये लिखने के बाद इन चारों में से जिसके बारे में वहाँ पे बात हुई हो वो लिखना है, फिर उनके बाद उनकी लिमिटेशंस लिखनी, ये कॉमन है, ये बॉडी में लिखना ही लिखना है, ठीक है, कॉमन है। फिर उसके बाद ये नेचर भी लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल कॉपी करना है हर एक क्वेश्चन में, और ये तीनों चारों डिपेंड करेंगे कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, ये वाला, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है उन्होंने, तो ये 4 डिपेंड करेंगे, लेकिन ये दोनों कॉपी करके बॉडी में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन, इन तीनों में से कोई भी एक याद कर लो, और अगर सारे याद हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको 10 को हटा देना है और ये बॉडी पार्ट में लिख देना है। पेज भरने हैं जितने ज़्यादा भर सकते हो, अराउंड 9 to 8 पेज भरते हैं, ठीक है, हमारे 18 मार्क्स में। 15 का है तो उसे 1-2 कम कर दो, ऐसा कर लो कि हमारा 2.5 या 2 मार्क्स एक पेज में मिल जाए, ठीक है। जिसमें आप डायग्राम्स भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनमें डायग्राम इंक्लूड कर दो, ठीक है। अभी इन तीनों में से एक करना है, तो अगर 2 कर रहे हो, देखो 2 कर रहे हो तो सबसे पहले इन वर्ड को हटा दो, देयरफॉर को, और ये बॉडी पार्ट में लिख दो, ठीक है, और इसको भी हटा दो और ये भी बॉडी पार्ट में लिख दो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में इस वर्ड को जोड़ दो और बॉडी पार्ट में लास्ट में कंक्लूजन में लिख दो कोई भी एक, ठीक है। तो ऐसे मतलब कोई भी 2 कर लो, इसमें जो भी आपको आसान लगे, जो भी याद हो वो कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस यूनिट में भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में यही रिवाइज करना है। अगर मेट्रो में भी कर रहे हो ना तो यही करके जाना, और इनको मैं कंबाइन करके एक जो है अलग PDF बना दूँगी सिर्फ इन टेम्पलेट्स की, और लास्ट में इसकी एक 1 शॉट भी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स। सो हमारी ये यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इसका कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो PDF आपको लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको समझ आ रहा है नहीं। थैंक यू। सो भाई यूनिट नंबर 4 का नाम है कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है और कैसे करते हैं, सबके बारे में हमने यूनिट 1, 2, 3 तीनों में कवर कर लिया। अभी यूनिट नंबर 4 है कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आता है PYQ में प्रैक्टिकल करके कुछ, कि आप एक टॉपिक लो और उस पर हिस्टोरिकल रिसर्च करो, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ये यूनिट करनी कंपलसरी है, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड प्रिलिमिनरी वर्क इन हिस्टोरिकल रिसर्च, कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को उस पर रिसर्च करने के लिए, और सबसे पहला काम क्या होता है जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें ये करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, आज तक हमने पढ़ा है तीनों यूनिट में कि स्टडिंग द पास्ट इन ए सिग्निफिकेंट और सिस्टमेटिक वे, पास्ट को समझना एक अच्छे तरीके से, साइंस के तरीके से, कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, साइंटिफिक मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर उसको भी सिंपल भाषा में बोले कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, तो व्हाट क्या हुआ था और कहाँ हुआ था, एंड वाई और हाउ कैसे हुआ था। इन चारों को जब हम किसी भी इवेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इन चारों बातों को जब ध्यान में रखते हैं कि कोई इवेंट हुई थी, कोई चीज़ हुई थी, तो वो क्या थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, अगर ये चीज़ पढ़ते हैं तो इसी को बोलते हैं रिसर्च करना किसी भी चीज़ पे।
अगर हम पास्ट पे रिसर्च कर रहे हैं देन क्या हो जाएगा, ये हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इवेंट्स बट ऑल्सो देयर कोज इफेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद है द प्रोसेस बिगिन विद सेलेक्टिंग ए प्रॉपर टॉपिक्स। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है कि आप टॉपिक्स सेलेक्ट करो सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए, देन डूइंग प्रीलिमिनरी वर्क। प्रीलिमिनरी वर्क में आता है कि आप कलेक्ट करो सोर्सेज को, रिव्यू करो लिटरेचर को, मतलब सोर्सेज कलेक्ट करो, कहाँ आप रिसर्च करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये सब करो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या होती है टॉपिक सिलेक्शन की, सबसे पहले यही बात है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो टॉपिक सिलेक्शन फाउंडेशन है रिसर्च का। अगर हमने टॉपिक अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया तो हम कैसे मतलब रिसर्च कर पाएंगे। जैसे कि आपके सेमेस्टर वाइज को पे आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो अगर आप पेपर अच्छे से सेलेक्ट नहीं करोगे कि कौन सा पेपर आपको चाहिए, तो आप कैसे उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो चाहिए ना आपको पेपर। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको भी ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिनमें वो उनका फाउंडेशन अच्छा है। ठीक है, अगर आप रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो वो इंटायर रिसर्च को मिसलीड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए टॉपिक का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि रियली इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट। ठीक है, तो इट डिसाइड डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। एक तो ये डायरेक्शन बताता है कि रिसर्च किस तरीके से जाने वाली है। इट लिमिट द एरिया ऑफ स्टडी, ये लिमिट करता है, मतलब रोक लगाता है कि यहाँ तक आपको स्टडी करनी है। इट मेक्स रिसर्च सिस्टमेटिक, अगर हमें पता होगा उस टॉपिक के बारे में व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, तो हमारी जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक हो जाएगी, उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डाल सकते हैं। इट मेंटेन इंटरेस्ट और मोटिवेशन, अब हमारा उसमें इंटरेस्ट है हमें, तो उससे मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे। रिसर्चर्स होते हैं ना तो उनको बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जिन टॉपिक में उनको इंटरेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर टॉपिक सिलेक्शन, मतलब ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपको टॉपिक सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले हमने अभी बात करी इंटरेस्ट और मोटिवेशन, आपका उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, द रिसर्चर शुड चूज ए टॉपिक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। मतलब आप क्या होता है, आपको जॉब चाहिए तो ऐसी जॉब लोगे ना जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, वरना आप जॉब करने का मन नहीं होगा। तो ऐसे ही ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट हो, ताकि आप फोकस्ड रहो और डेडिकेटेड रहो। ठीक है, उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, आपको ये भी देखना होता है कि उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप रिसर्च कैसे कर पाओगे। क्लैरिटी एंड लिमिटेशन, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब्जेक्ट ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम में हम इस पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इनोवेशन, ये टॉपिक ऑफर करना चाहिए न्यू आइडियाज़, न्यू पर्सपेक्टिव की इसके बारे में हम और अलग तरीके से सोच सकते हैं। टाइम एंड रिसोर्स, इस टॉपिक में टाइम और मनी और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम रिसर्च अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, रिलेवेंस, टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए प्रेजेंट सोसाइटी से। अगर आज हम चीज़ ये स्टडी करें कि गर्ल्स को पहले स्कूल में क्यों नहीं भेजा जाता, तो वो रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज आज तो भेजा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ स्टडी करो जैसे जेन जी से रिलेटेड, कुछ ऐसा स्टडी करो जो आज की प्रेजेंट सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो दीज आर द क्राइटेरिया जो कि टॉपिक सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी हैव टाइप्स ऑफ टॉपिक, कितने टाइप का टॉपिक होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल टॉपिक। ट्रेडिशनल टॉपिक पुराने ज़माने का टॉपिक जो कि राजाओं से रिलेटेड, वॉर से, डायनेस्टी से, इवेंट से रिलेटेड। अब राजा आपको समझ आ गए, वॉर समझ आ गए, इवेंट्स भी समझ आ गए। डायनेस्टीज मतलब पहले आपके पापा राजा थे, दादाजी, फिर आपके पापा राजा बन गए, फिर आप बन गए, फिर आपके बच्चे, फिर देन उनके बच्चे, तो ऐसे राजा बनते जा रहे हैं। ये डायनेस्टी होती है, जब एक के बाद एक किंग बनता जाता है ना, तो उसी को डायनेस्टीज बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा टाइप टॉपिक का जो कि है सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक। सोशियो मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी। ठीक है, उस पर फोकस करता है, जैसे सोसाइटी, क्लास, इकोनॉमी, लेबर, एग्रीकल्चर, जो इन टॉपिक्स पे फोकस करता है उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक। कल्चर टॉपिक जो कि रिलीजन, आर्ट, ट्रेडिशनल बिलीफ पे फोकस करता है। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक जो कि कम्बिनेशन है हिस्ट्री का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब के साथ। फिर आता है पहला ऐसा काम क्या करना होता है जो कि टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद करना होता है। देखो मैंने बताया था पहले भी यही, हाँ हमने ये कर लिया सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अब हम करेंगे प्रीलिमिनरी वर्क क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। सो लेट्स स्टार्ट इट।
सो यहाँ पे है सबसे पहले क्या करना होता है, लोकेट करना होता है सोर्सेज को। सोर्सेज आर कलेक्टेड फ्रॉम लाइब्रेरी, आर्कीव्स, म्यूजियम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो आर्कीव्स वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो पुरानी चीज़ें हैं उनको स्टोर करके रखती है, लाइब्रेरी की तरह होती है, ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लोकेट करना है सोर्सेज को, कि लोकेशन कहाँ पे है सोर्सेज की, कहाँ पे हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। देन क्या करना है, इवेल्युएशन करना है सोर्सेज को कि वे ऑथेंटिक है या नहीं, रिलेवेंस है उनकी आज की प्रेजेंट सोसाइटी में या नहीं, कंप्लीट है नहीं, बाइस हैं क्या नहीं, तो ये रिलेवेंस इवेल्युएशन करना होता है। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू, स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च, हेल्प गैप्स एंड न्यू क्वेश्चंस। आज से पहले उस टॉपिक के ऊपर किसी और ने भी रिसर्च करी होगी, अगर करी है तो उसकी रिसर्च पढ़ना और उसमें लोगों के क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या गैप्स रह गए उसमें, उनको भी चेक करना। जैसे लॉ ऑफ मोशन 1 आया, 2 आया, तो जो 2 आया उसने पहला भी मोशन का लॉ पढ़ा होगा, उसमें जो चीज़ें गलत थी वो उसने 2 में तो नहीं करी होंगी, लेकिन नई गलती करी होंगी उसने। रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, क्लियर क्वेश्चंस देखो और एम करो कि आप उनकी डायरेक्शन प्रोवाइड कर दोगे जो पहले लोगों ने गलती करी। रिसर्च प्लानिंग, इंक्लूड करो कि चैप्टर डिवीजन और टाइम मैनेजमेंट और मेथडोलॉजी, मेथड के हिसाब से करो और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो एंड डिवीजन कर दो चैप्टर्स का। इस बुक में, इस रिसर्च में आपको ऐसे ऐसे चैप्टर्स का डिवीजन मिलेगा, मतलब आप कंप्लीटली वी कैन से कि इंडेक्स बना दो। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करते टाइम पे, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और प्रीलिमिनरी वर्क में। तो सबसे पहला एक तो टॉपिक जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैक ऑफ सोर्सेज, कई बार ये होता है कि हमें सोर्सेज ही नहीं मिलते, लेस नॉन हिस्ट्री, किसी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कम पता होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। पहले क्या होता, अब क्या होता है, हमें सोर्सेज तो मिल गए लेकिन वो कुछ सोर्सेज ऐसे मिल गए जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो अब वो समझ आना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर ट्रांसलेटर को हायर करते हो कुछ, कई बार वो भी गलतियाँ कर देते हैं, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ इनोवेशन, बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो ली, तो अब उस पर नई रिसर्च क्या ही करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन दे दिया, बहुत न्यू आइडियाज़ आ चुके हैं, तो व्हाट वी कैन डू नाउ। सो ऐसा भी टॉपिक नहीं लेना चाहिए। उसके बाद टाइम एंड रिसोर्स लिमिटेशन, ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास टाइम इतना है फिक्स, इतने रिसोर्सेज है, तो ये लिमिटेशन है, आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं ले सकते जितने चाहो उतने, और टाइम भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो यू, ठीक है। तो ये हमारे चैलेंजेस। नाउ वी हैव, अब हमारे पास प्रॉब्लम्स है, तो भगवान कहते हैं कि हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन आता है, तो वैसे ही अब जो ये प्रॉब्लम्स है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारे चैलेंजेस, तो उनके सॉल्यूशंस भी आए होंगे, तो देखो सॉल्यूशंस। लिमिट करो टॉपिक को प्रॉपरली, ठीक है, लिमिट लगा दो टॉपिक पे, कितना टाइम लोगे और इतने रिसोर्सेज यूज़ करोगे। यूज़ करो मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने टॉपिक्स पे, टॉपिक जो है उस पर बुक्स पढ़ो, रिसर्चर पढ़ो, सब कुछ। और जो लैंग्वेज चाहिए ना उसको लर्न करो खुद से, ठीक है, या फिर किसी की हेल्प लो, ट्रांसलेटर की। रिव्यू लिटरेचर केयरफुली, जो पहले किसी ने कर लिया उसका केयरफुली देखो। प्लान रिसर्च सिस्टमेटिकली, अपने आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से अच्छे से प्लान करो आपकी रिसर्च को, ठीक है। तो टॉपिक सिलेक्शन और प्रीलिमिनरी वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक क्लियर टॉपिक, प्रॉपर प्रिपरेशन एंश्योर करता है कि जो आपकी रिसर्च होगी वो मीनिंगफुल होगी और सक्सेसफुल होगी। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक इज प्रोटोकॉल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, प्रिवेंटेशन ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। तो क्या प्रोटोकॉल्स है जो कि हमें एकेडमिक राइटिंग में ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। प्रेजेंट करना नॉलेज को क्लियर, लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड मैनर में, तो ये होती है एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं और अवॉइड करने, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि अवॉइड करनी चाहिए हमें ऑनेस्टी मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो जो प्रोटोकॉल्स है उसकी बात करें तो सबसे पहले टॉपिक है ना, मस्ट बी स्पेसिफिक और फोकस होना चाहिए, वो क्लियर टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हम बात किसी और की कर रहे क्वेश्चन के अंदर और पूछा कुछ और है। यूज ऑफ फैक्ट्स, हमें रिलायबल डेटा एविडेंसेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट। उसके बाद प्रॉपर रिफ्रेशिंग, सोर्सेज मस्ट बी सीटेड यूजिंग स्टाइल APAML लेचिंग, मतलब आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हो उसका नाम मेंशन करो कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली है। लॉजिकल प्रेजेंटेशन, आइडिया क्लियर होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को आगे करने वाले हैं, उसके लिए आप एक इंडेक्स भी दे सकते हो।
करेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए और ग्रामेटिकल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए जो कि आप आंसर राइटिंग में करते हो यूजुअली। ऑब्जेक्टिविटी, राइटिंग शुड बी अनबाइस्ड और न्यूट्रल होनी चाहिए, आपने किसी एक बंदे को हार्म करने के लिए वो पर्टिकुलर रिसर्च ना करी हो। ओरिजिनलिटी, जैसे यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, ओरिजिनलिटी में यह होता है कि न्यू आइडिया हो, पर्सपेक्टिव हो, शुड बी इंक्लूडेड, मतलब नई आइडिया होनी चाहिए, उसमें पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पुराना ही किसी और का छाप दिया और लिख दिया। स्ट्रक्चर, राइटिंग मस्ट बी, मतलब एक स्ट्रक्चर में आपको लिखना चाहिए, पहले इंट्रो लिख दिया, देन आपने बॉडी लिख दी, देन आपने कंक्लूजन लिख दिया एंड देन लास्ट में रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और अभी हमारा है व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। सो इसका मतलब होता है यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट। अब आपने किसी की इंफॉर्मेशन जो किसी और ने प्रोवाइड कर रही थी उसको यूज़ कर लिया और आपने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। जैसे यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब वीडियोस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोग मतलब कोई भी एक लेट्स से रोस्टर है जो कि रोस्टिंग की वीडियोस बनाता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है डिफरेंट यूट्यूबर्स की, तो वो लास्ट में यहाँ पे मेंशन करता है @ और उस चैनल का नाम जहाँ से उसने ये पर्टिकुलर क्लिप उठाई है, ठीक है, तो वो ऐसा नाम मेंशन करता है। तो ये क्या होता है कि मतलब उस जो इंसान ने ये वीडियो बनाई थी उसको ओरिजिनल जो उसका क्रेडिट है उसको प्रोवाइड करना। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे भी नोट्स किसी ने यूज़ किया एंड वीडियो बनाई और उसमें उन लोगों ने क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड किया, दैट्स वाई कि मैं ये मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे लोगों। मुझे पता है ये हटाया जा सकता है बट क्या ही कर सकते हैं आप उसमें कि किसी को कुछ आता नहीं है, खुद तो कर नहीं सकते वो, बट सही है जो भी कर रहे हैं, बढ़िया, बच्चों की हेल्प ही होगी उससे भी, कोई नहीं। अभी आता है कि इसके टाइप्स कितने। एक तो कंप्लीट कॉपी कर लिया आपने, एक पार्शियल कॉपी, हाफ आपने कॉपी कर ली और हाफ आपने खुद बना ली, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है ना, कंप्लीट आपने जब उसी की जो ज्ञान था, उसी की जो नॉलेज थी, सारी उसी की चीज़ें कॉपी कर ली, उस बंदे ने इतनी मेहनत करके जो चीज़ करी आप उसको कम्प्लीटली कॉपी क्यों कर रहे हो, ठीक है। नॉन सिटीजन एंड सेल्फ फॉलो, मतलब उसकी खुद की जो वीडियोस थी वो आपने सब कॉपी कर ली। उसके बाद है प्रिवेंटेशन, अब इसे बचाएं कैसे, तो सबसे पहले उसका जो सोर्स है उसको हमेशा मेंशन करो, @ क्रेडिट जो है वो मेंशन करो। राइट आइडियाज़ इन योर वर्ड्स, आपने उसकी चीज़ देख ली, ठीक है, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली कॉपी मत करो, उसने जो आइडियाज़, उसने जो पैराग्राफ बोला उसको अपने वर्ड्स में बोलो आप, ठीक है। जो आपने उसके एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं उनको कॉपी मत करो, डोंट कॉपी एग्जैक्ट वर्ड्स। और एक DD एजुकेशन करके एक चैनल है जो कि ध्रुव राठी सर की वीडियोस कॉपी करता है, बिल्कुल डेटो कॉपी, यू कैन से, अब जाके देखोगे ना बिल्कुल डेटो कॉपी कर रहा है वो, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्रामरली डिटेक्ट करने के लिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ऑनेस्टी, एथिक्स, आपके इससे मोरल वैल्यूज़ का पता चलता है, कितने आपके अंदर संस्कार हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, एथिक्स कैसे, ऑनेस्टी कैसी है, ये सब पता चलता है। सिस्टमेटिक रिसर्च, प्रॉपर नोट मेकिंग करो एंड ऑर्गेनाइजेशन, अवॉइड कॉपी करो, कॉपी को अवॉइड करो, सिंपल बात है, किसी की कॉपी मत करो। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टूडेंट्स को इन्फोर्स करते हैं, गाइड करते हैं। रूल्स अगेंस्ट प्लेजरिज्म, कि इस चीज़ के अगेंस्ट क्या रूल्स हैं, क्या आप कर सकते हो, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में ये रूल्स हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इट्स की स्टेजेस, तो क्या इंपॉर्टेंस है और क्या की स्टेजेस हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब पास्ट के बारे में रिसर्च करना, तो एक तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमारी पास्ट की चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि कोई इवेंट हुई है, क्यों हुई है, कहाँ हुई है और उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर कल्चर आइडेंटिफाई, हमें हमारा ट्रेडिशन पता चलता है, हेरिटेज के बारे में पता चलता है, अवेयरनेस आती है। गाइड फॉर प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट में अगर ये चीज़ें गलत की थी, ये डिसीजन लेने से ये चीज़ हुई थी, ये वॉर हुआ था, तो आज वो क्यों करे दोबारा से रिपीट, तो ये गाइडेंस होती है। ट्रूथ एंड मिथ के बारे में पता चलता है, हमारे पहले लोग गलत चीज़ें भी मानते थे, आज वो चीज़ें नहीं मानी जाती, तो ये ट्रूथ है, ये मिथ है, ये चीज़ें, तो ये सब पता चलता है। उसके बाद नेशनल यूनिटी, ये हमारी देशभक्ति की भावना को, पैट्रियटिज्म को प्रमोट करता है। उसके बाद है एकेडमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन, सोशल साइंसेज में ये हेल्प करता है, तो ये इसकी क्या हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। देन की स्टेजेस, पहला स्टेज आता है टॉपिक सिलेक्शन, सबसे पहले आप टॉपिक सिलेक्शन करो, ये आपको प्रोसेस है, ये ऐसे ही लाइन वाइज लिखनी है। सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करो जो कि क्लियर और रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, आज की सोसाइटी से मिलता जुलता, जिसमें आपका इंटरेस्ट मोटिवेशन दोनों हो।
फिर प्रिलिमिनरी स्टडी, उसको जो टॉपिक है उसकी लोकेशन डिसाइड करो। यहाँ पे हमारी आ सकती है लोकेशन की, कहाँ पे वो आपको टॉपिक की सोर्सेज मिलेंगे। एंड जो भी कलेक्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको करो और रिव्यू करो सोर्सेज को। तो ये 3 चीज़ें कर सकते हो आप यहाँ पे सोर्सेज के बारे में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है रिसर्च क्वेश्चंस। जो पहले उस टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी उसमें क्या क्वेश्चन थे उनको एड्रेस करो, ठीक है, और उनका आंसर करो, ठीक है, उन क्वेश्चंस का जो कि लोगों ने पूछे हुए हैं। कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज जो कि हमने यूनिट 1, 2, 3 तीनों में पढ़े थे उनको कलेक्ट करो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब अपना दिमाग लगाओ और उस पर एनालिसिस करो और उस पर इंटरप्रेट करो कि इस चीज़ के आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ का क्या मतलब है। देन कंक्लूजन ड्रॉ करो जो कि लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन आपने पूरी जो पढ़ लिया अब उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या आप आगे फ्यूचर में उसके लिए बताना चाहोगे, प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए। देन लिखो उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जो ग्रामर है हमारी वो भी करेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर पब्लिश करवा दो, उस रिसर्च को शेयर कर दो किसी के साथ, एंड जो भी कंपनीज होती हैं वो पब्लिश करते हैं उनके साथ करवाओ। और गेट पीयर रिव्यू, अपने जो पीयर हैं आपके ग्रुप के लोग हैं उनसे रिव्यू लो। देन अब चैलेंजेस क्या आते हैं इसके अंदर, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। एंशियंट टाइम पे जो पहले जो चीज़ हुई थी पुराने ज़माने में तो उनके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज। लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज ही नहीं समझ आती पुरानी जो हिस्टोरिक टाइम की थी, ओल्ड टाइम की। बाइस है, वो जो पहले भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बाइस है, किंग्स के बारे में ज़्यादा बात करती है, वो लिमिटेड बात करती है, वो लोगों के बारे में, ऑर्डिनरी जो मैंस है उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। एक हमारे पास लिमिटेड टाइम है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो इसीलिए बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च जो हमारी सोसाइटी है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो स्टेजेस हैं वो इंश्योर करते हैं कि सिस्टमेटिक और रिलायबल स्टडी हो जाए पास्ट की। तो ये हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर ली, और यूनिट नंबर 4 सबसे छोटी वाली यूनिट थी और इसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो आई थिंक समझ आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। Please like and subscribe.